तो बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट सैंपल पेपर बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये पेपर बच्चों आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। और बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं टोटल आपको 9 से 10 पेपर करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हो चाहे इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हो, आपका एग्जाम होने वाला है 21 फेब को मैथ के एग्जाम के बाद। और ये पेपर्स जो मैं आपको करवाऊंगा आने वाले दिनों में, ये पेपर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा कि भाई आप एग्जाम में 80 में से 70 प्लस मार्क्स तो लेके ही आओ। मैं इसमें आपको पैराग्राफ समझाऊंगा, ग्रामर समझाऊंगा, क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा, A to Z सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो ये वीडियोस बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली होगी। और अगर बच्चों इन पेपर्स का फायदा आपको पहले उठाना है तो भाई हमारे पास आपके लिए 10 सैंपल पेपर है बच्चों। 10 सैंपल पेपर इंग्लिश के, 10 सैंपल पेपर आपके हिंदी के और 10 सैंपल पेपर एसएसटी के। अगर आपको ये सैंपल पेपर बाय करने हैं तो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर दिख जाएगा, उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको ये पेपर करवाता रहूंगा और इंग्लिश के एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपको 2 से 3 पेपर भी करवाने वाला हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, क्योंकि ये हमारे पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले साल भी बच्चों हमने ये पेपर्स आपको करवाए थे और काफी क्वेश्चन एग्जाम में आपके उठ के आ गए थे। लेकिन बच्चों एग्जाम के बाद हम वीडियोस को डिलीट कर देते हैं ताकि भाई सीबीएसई वाले को पता ना चले ये चीजें कि भाई हम भी पेपर करवाते हैं। तो भाई ये वीडियोस को बच्चों मैं डिलीट कर दूंगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा। तो भाई एग्जाम से पहले जितना हो सके उतना फायदा हमारी वीडियोस का उठा लेना। और हाँ बच्चों, इन पेपर को आप याद भी करना है। ध्यान रखना, अगर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इन चीजों को याद करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। अब मैं वीडियो कराऊंगा, आपको एक एक क्वेश्चन समझा तो दूंगा मैं आपको, लेकिन याद भी तो करना है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चंस को बना सकते हो तो मैं आपको और चीजें भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। आपका पेपर बच्चों कुछ इस प्रकार आएगा, सीरीज नंबर लिखा होगा, कोई सेट लिखा होगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, और यहाँ पे कोड नंबर भी होगा। आपको यहाँ रोल नंबर लिखना होगा, उसके बाद ये चीजें पढ़नी होगी। उसके बाद आपका पेपर कुछ इस प्रकार होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। टाइम आपको बच्चों 3 घंटे मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स होगा 80। जहां आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे बच्चों, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जहां सेक्शन ए में रीडिंग होगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि 20 मार्क्स आप कैसे ले सकते हो। कम से कम 18 मार्क्स तो आप ले ही लोगे सेक्शन ए में। वहीं राइटिंग एंड ग्रामर में 20 मार्क्स, ये भी बताऊंगा कैसे करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका लिटरेचर पार्ट, सारे क्वेश्चन बताऊंगा। और हाँ बच्चों, मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज भी लाने वाला हूं, आपको दोनों बुक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख देना, ताकि आप सारे वीडियोस का फायदा उठा पाओ। तो चलो बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अपने वीडियो को शुरू कर देते हैं। लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड। कहा गया है बच्चों, जो एनर्जी, जो ऊर्जा है ना, हमारे वर्ल्ड का भाई बहुत क्रिटिकल रिसोर्स है, मतलब बहुत जरूरत वाला रिसोर्स है। येट इट इज फ्रीक्वेंटली ओवरलुक्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी रिलाई हेविली ऑन इट। अब भाई इसके बारे में ना हम सोचते नहीं है ज्यादा, जबकि हमें पता है कि भाई इसके ऊपर ना भाई हम पूरा रिलाय करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी नहीं होगा ना तो यार हमारे जो दुनिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, जिस फोन में आप वीडियो देख रहे हो, जिस कंप्यूटर में आप वीडियो देख रहे हो या टैब में वीडियो देख रहे हो, उसको आप चार्ज कैसे करोगे। तो भाई और भी चीज़ें, जिस घर में आप बैठे हुए हो, पंखे के नीचे बैठे हुए हो या लाइट के अंदर बैठे हुए हो, तो वो सारे एनर्जी से बनती है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी से बनती है। तो भाई हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है किस पे, एनर्जी पे। A significant portion of energy consumed is derived from a non renewable resource। और भाई जो ज़्यादातर हमारा एनर्जी आता है
वो भाई नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। एज पॉपुलेशन ग्रो, टेक्नोलॉजी एडवांसेस एंड डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीज। आपका भाई पॉपुलेशन ना भाई बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है हमारी दुनिया का, ठीक है। और भाई जिससे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी को भी भाई और एडवांस किया जा रहा है, लेकिन जितनी पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ रहा है ना, उस तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ रहा, जिसके वजह से जो एनर्जी की डिमांड है ना वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रही है। द स्ट्रेन ऑन आवर एनर्जी रिसोर्सेज इज escalating. This makes energy conservation not only a communal responsibility but also a vital individual obligation. कहा गया भाई जिस तरीके से भाई पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो यार ये ना एक मतलब कम्युनिटी का या सरकार का जिम्मा नहीं है इसको बचाने का, ये भाई हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। हम सबको भाई एक ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा, हमें वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, इच्छा करनी पड़ेगी हमें, या फिर एक शपथ लेना होगा हमें कि यार हमें बिजली बचाना है, बचाना है और बचाना है, तभी यार हम आगे की जनरेशन को अच्छे से दे सकेंगे। अब ऐसा है कि बचाना का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बिना बिजली के घर में सोए हुए हो, भाई उसका ना यूज अच्छे से करो। जैसे आप घर से बाहर निकलो तो ध्यान से देखो कि यार लाइटें बंद है, लाइट बंद है, पंखे बंद है, जिससे क्या होगा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगी। और हर बंदा अगर ऐसा करे ना तो काफी बिजली एनर्जी हमारी बच सकती है। Every person's effort in conserving energy can play a crucial role in preserving this resource for the future. और भाई हर बंदे के एफर्ट, भाई किस चीज में एफर्ट, एनर्जी को बचाने में एफर्ट। अगर हर बंदा अगर भाई एनर्जी को बचाने में एफर्ट लगाए तो भाई हम अपने फ्यूचर के लिए एनर्जी बचा सकते हैं। One key reason why individual energy conservation efforts matter is the cumulative impact of seemingly small action. कहा गया क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बच्चों जो छोटे छोटे एक्शन हमने लिए। भाई स्टार्टिंग में हमने एक्शन लिया तो भाई बहुत कम एनर्जी बची, सेकंड टाइम में अगले बंदे ने भाई बचाया तो उससे भी बची, लेकिन वैसे ही अगर 1 करोड़ लोग बचा लें तो भाई वो बहुत बड़ा भाई स्मॉल स्मॉल एक्शन बहुत बड़ा चेंज लाता है। ठीक है बच्चों, एक और चीज आपको बताना था कि पैराग्राफ या पैसेज पढ़ने से पहले आपको उससे पहले क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है या इस पैसेज को पढ़ना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना तो हमें क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, और जब हमारे वो दिमाग में ना घूमता रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन था, तो जैसे जैसे हम पैराग्राफ पढ़ते हैं ना तो उन क्वेश्चन के आंसर हमें मिलते जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, इससे आपका टाइम बचेगा। While one person reduce energy use may appear insignificant, when multiplied by millions, these actions can lead to meaningful energy savings. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक बंदा यार बिजली बचाए तो यार कोई फायदा नहीं है उसका, लेकिन वही अगर एक बंदा बचा रहा है वही मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों लोग बचाए, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा एनर्जी बच सकता है। फॉर इंस्टेंस, स्विचिंग ऑफ अनयूज्ड अप्लायंसेस कैन सेव सब्सटेंशियल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी डेली। भाई ये कैसे होगा, भाई अब आप मान लो आप कंप्यूटर चला रहे हो, तो आपको कंप्यूटर में देखने की जरूरत है, आप आसपास जो लाइटें जल रही है ना उसको आप बंद कर सकते हो, क्योंकि उसकी जरूरत है ही नहीं आपको। दिन के टाइम आप लाइट बंद करके रहो, दिन के टाइम आपको लाइट की जरूरत है नहीं, सोते समय आप लाइट चालू कर लो, लेकिन जब आपको नींद आने वाली हो तो लाइट बंद करके सो जाओ। यहां से हम छोटी छोटी चीजों से ना एनर्जी को बचा सकते हैं। इफ एवरी हाउस होल्ड made a small effort to turn off lights when leaving a room, the total energy saved would be enormous. कहा गया बच्चों कि हर एक बंदा, हर एक घर का आदमी अगर घर से बाहर निकलने के वक्त जो लाइट्स को बंद कर दे तो भाई जो एनर्जी बचेगी ना वो एनॉर्मस होगा भाई, जिसकी गिनती नहीं हो सकती कितना ज्यादा हम एनर्जी बचा सकते हैं। दिस इलस्ट्रेट द कलेक्टिव पावर ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस इन मिनिमाइजिंग एनर्जी वेस्ट। और ये भाई हर एक व्यक्ति की चॉइस दिखाती है किस तरीके से हम सारे मिलके पावर को, एनर्जी को बचा सकते हैं। Furthermore, persons' initiatives towards energy conservation often led to increased awareness and education. अब भाई ये आगे चल के हम देखें तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर कोई बंदा करता है तो ऑब्वियस ये बात है वो लोगों को अवेयर भी करेगा कि भाई मैं अगर एनर्जी सेव करता हूँ अपने फ्यूचर के लिए तो आपको भी भाई करना चाहिए, और भाई लोगों को इससे भाई एजुकेशन भी देगा। When individuals actively conserve energy, they become more mindful of their consumption patterns and significance of energy resource. अब भाई और जो बंदा ना एनर्जी बचाता है वो भाई समझ जाता है कि यार एनर्जी में बचा रहा हूँ ना तो मुझे किस तरीके से उस एनर्जी को कंज्यूम भी करना है जिससे मैं और बचा सकूं।
ठीक है, उस तरीके से वो बंदा खुद अवेयर हो जाता है, खुद एजुकेट हो जाता है कि भाई मैं और तरीके से बचा सकता हूँ। दिस अवेयरनेस कैन स्प्रेड विद इन कम्युनिटीज, मोटिवेटिंग अदर्स टू अडॉप्ट सिमिलर एनर्जी सेविंग्स बिहेवियर्स। फॉर एग्जाम्पल, a household that use energy efficient light bulbs may inspire neighbors and friends to do the same। अब कहने का मतलब है भाई कि हम जो करते हैं ना उससे भाई और भी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। कैसे? अब मान लो आपके घर में एक 100 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है, अब आपके बगल वाले रूम में 0 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है। अब देखो दोनों तो काम एक जैसा कर रहा है, बस 100 वोल्ट का ना ज़्यादा पावर देता है, लेकिन मुझे ज़्यादा पावर की ज़रूरत क्यों है? तो नेबर सोचते हैं यार मैंने 100 वोल्ट का बल्ब खरीदा, ये मेरे को महंगा ही पड़ रहा है, मुझे बिजली बिल भी भरना पड़ता है, लेकिन ये जो 0 वोल्ट का बल्ब जला रहा है इसका तो यार बिजली बिल भी नहीं आता है और लाइट भी वैसे ही दे रहा है जितना हमें चाहिए। तो भाई जो आसपास के लोग होते हैं ना फिर उससे इंस्पायर होते हैं और कहते हैं कि भाई हमें भी 0 वोल्ट का बल्ब चाहिए, 40-50 में ये मिल जाता है, क्या फालतू का मैं 400-500 रुपये लगा रहा हूँ इसमें। तो इस तरीके से बंदे अवेयर होते जाते हैं, क्रिएटिंग रिपल इफेक्ट, और बहुत तेजी से इफेक्ट दिखाता है। दिस grassroots movement can be particularly effective in areas where larger energy savings programs may be shown to implement. Beyond daily habits, individuals can also make impactful lifestyle choices। अब भाई रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ लोग कुछ चॉइसेस ऐसे कर सकते हैं, कुछ अपने जो लाइफस्टाइल है चेंज कर सकते हैं। कैसे? एनर्जी को चूज करने में, एफिशिएंटली यूज करने में। चूजिंग एनर्जी एफिशिएंट appliance and supporting renewable energy initiatives for contribute overall energy conservation। और कैसे बच्चों वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं? भाई रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी हुआ, ये भाई एनर्जी ना सूरज से बनता है, अपने आप ही बनता है, नेचुरली बनता है, तो ये होता है रिन्यूएबल एनर्जी। आपने टर्बाइंस देखे होंगे, इस तरीके के टर्बाइंस होते हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है, गोल्ड रंग के होते हैं और घूमते रहते हैं। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ऐसे मान लो कुछ इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के होते हैं टर्बाइंस, आपने देखे होंगे जो आपको खेतों में दिखेंगे, तो ये घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, तो इसको भी हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। काफ़ी लोग नदियों से भी पानी निकालते हैं, ठीक है, तो ये सब रिन्यूएबल एनर्जी होता है जिसको हम बना सकते हैं। द एनर्जी सेक्टर स्पेशली फॉसल फ्यूल कंजप्शन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल एनर्जी यूज। और भाई ज़्यादातर ना जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो फॉसल फ्यूल से करते हैं। जो हज़ारों साल पहले जानवर मर गए ना, तो उनके अवशेषों से ना भाई पेट्रोल बनता है, बहुत सारे जो फ्यूल होते हैं वो बनते हैं। बाय सपोर्टिंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन, इंडिविजुअल्स कैन हेल्प रिड्यूस द ओवरऑल एनर्जी फुटप्रिंट ऑफ देयर कम्युनिटीज। और भाई इस तरीके से हम अब बचा सकते हैं। अब सस्टेनेबल, भाई आपने ना सस्टेनेबल वर्ड बहुत ज़्यादा देखा होगा। सस्टेनेबल का मतलब ना आप अगर मोटा मोटी समझो तो आगे के लिए जो चीज़ हम करते हैं उसको हम सस्टेनेबल करते हैं। जैसे अगर आपने बोला सस्टेनेबल रिसोर्स, यानी हमें आगे के लिए रिसोर्सेज बचाने हैं। सस्टेनेबल एनर्जी, इसका मतलब है कि आगे के लिए एनर्जी बचानी है। तो सस्टेनेबल जहाँ भी आ जाए ना तो समझ लेना कि वो आगे की बात करा जा रहा है, कि आगे के लिए हमें वो चीज़ बचानी है। Some may argue that individual efforts pale in comparison to the massive energy consumption by industries and large scale operation। और भाई कुछ बंदे ना आर्ग्यू करते हैं कि यार हम तो चलो यूज करते हैं यार, लेकिन हमसे क्या होगा? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इतने सारे बिजनेसेस हैं, वो तो यार बहुत ज्यादा कंजप्शन करते हैं, तो हमारे कम कंजप्शन से क्या होगा? लेकिन देखो क्या होगा। However, this viewpoint neglects the potential for individual actions to influence systematic change। When people collectively adopt energy conscious practices, they send a strong message to the businesses and policymakers about the importance of conservation। कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल बंदा अगर चाहे इन चीज़ों को करना कि भाई मैं किस तरीके से बचा सकता हूँ एनर्जी को, तो भाई जो पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो खुद भाई डरने लग जाते हैं और भाई उनके पास ना एक मैसेज पहुँच जाता है यार हर व्यक्ति बिजली बचा रहा है, एनर्जी बचा रहा है, तो क्यों ना हम भी बचाएं। तो भाई वो भी एनर्जी एफिशिएंट कुछ चीज़ें करने शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। Each person's commitment to saving energy, regardless of how small, contribute to broader culture of sustainability। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि हर बंदे की कमिटमेंट किस चीज़ में? एनर्जी बचाने में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, भाई हमारे एक न्यू कल्चर आगे के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। By making informed choices and promoting awareness, individuals can help ensure that future generations have access to the energy resources they need to thrive। और ये भाई आगे के लिए जो हमारे बच्चे आएंगे या फ्यूचर आएगा, उनके लिए भाई ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगी।
वरना अगर हम उनको एनर्जी नहीं देंगे तो यार बिना एनर्जी के कैसे रहेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट सोलली ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट्स एंड कॉरपोरेशन। भाई ये अकेले गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज का रोल नहीं है, उनकी ही ड्यूटी नहीं है, ये हम सब की है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक बंदे की। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा पैराग्राफ पूरा खत्म हो गया। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा ही पैराग्राफ समझा दिया है। अब अगर हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे ना तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि इन पैराग्राफ 1 व्हाट डज द फ्रेज एवरी पर्सन्स एफर्ट इन कंजर्विंग एनर्जी प्ले अ क्रिटिकल या क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग दिस रिसोर्स फॉर द फ्यूचर एम्फसाइज। कहने का मतलब है कि हर बंदे का एफर्ट एनर्जी बचाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसको हमें बताना है कैसे। कैसे लिखेंगे? इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एक्शन। भाई ये बताता है क्या? भाई इंडिविजुअल्स एक्शन की इम्पोर्टेंस, कि भाई अगर हर बंदा ये ड्यूटी अपनाए तो किस तरीके से बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। इन कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हाईलाइटिंग दैट एवरी एफर्ट काउंट्स। भाई ये हाईलाइट क्या करता है कि हर एक कदम गिना जाता है। तो भाई हर एक बंदे को ये करना बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू गिवन। ठीक है भाई, हमें बताना है, कंप्लीट करना है ऑप्शन जो ये हमें लाइन दे रखा है क्या है? एनर्जी इज ऑफन ओवरलुक्ड डिस्पाइट द क्रिटिकल नेचर। तो ए और बी में से हमें बताना है कि भाई एनर्जी है ना वो यार ऑफन ओवरलुक्ड लेकिन डिस्पाइट द क्रिटिकल नेचर। तो लिखेंगे भाई क्या होगा बताओ? It is abundant and always easily accessible, making people less aware of its uses. Its importance is not always recognized, leading people to overlook its value. Paragraph 1। बच्चों ये दोनों ही हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यार ये ना एनर्जी हमारा ना हर जगह पाया जाता है और ये इजीली एक्सेसिबल हो जाता है और पीपल ना इससे अवेयर नहीं है यार, कि सबको लगता है कि भाई एनर्जी तो है, जब इतना मिल ही रहा है हमें तो यार क्या दिक्कत है। ठीक है, और भाई हमेशा द सेकंड पॉइंट में क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस कभी भाई रिकॉग्नाइज नहीं की गई है, जिससे जो पीपल होते हैं ना वो ओवरलुक करते हैं उसको। भाई दोनों ही पॉइंट हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा आप देखो तो ये वाला ऑप्शन ए ऑप्शन ज़्यादा हमारा सुटेबल बैठता है। ठीक है, तो हम ए ऑप्शन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन तीसरा वाला सेकंड ऑप्शन भी हमारा ठीक है। ठीक है, ज़्यादा लेकिन ए ऑप्शन है। तो भाई इसमें एक दो ही ऑप्शन दे रखे थे हमारे, तो भाई मुझे लगा कि दो ही ऑप्शन दोनों ठीक हो सकते हैं। अगला देखो, support the writer's idea that small individual actions towards energy conservation are not trivial। कहने का मतलब है भाई हमें राइटर की आइडिया बताना है कि भाई छोटे छोटे एक्शंस एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जरूरी है बहुत। लिखना है द राइटर्स illustrate that while individual actions such as turning off unused appliances may seem small when adopted by millions, these actions collectively led to significant energy savings। कहा गया कि भाई राइटर ने कुछ चीज़ें बोली, कैसे कैसे चीज़ें बोली कि भाई आप ना जो यूज़ नहीं होते अप्लायंस उसको बंद कर दो, जैसे घर से बाहर जाओ तो लाइटें बंद कर दो। लगता है छोटा है, लेकिन जब ये मिलियंस ऑफ लोग अडॉप्ट करते हैं इसको तो भाई ये बहुत बड़ा एनर्जी सेविंग्स बनाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। दिस क्यूमुलेटिव इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स द पावर ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन ड्राइविंग सब्सटेंशियल चेंज। और ये भाई क्या दिखाता है? पावर ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट को। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल इफेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ एट स्कूल। भाई हमें रिपल इफेक्ट के बारे में बताना है, इसके भाई कॉन्टेक्स्ट क्या लेना है भाई? स्टूडेंट की लाइफ को। तो क्वेश्चन है क्या बच्चों? अ स्टूडेंट्स एक्ट ऑफ वॉलंटियरिंग एट अ लोकल चैरिटी लेट्स टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजिंग अ लार्ज स्केल फंड रेजिंग इवेंट। अ स्टूडेंट हु कंसिस्टेंटली फॉलोज गुड स्टडी प्रैक्टिसेस inspire classmates to improve their own study routines, creating culture of academic excellence in class। पैराग्राफ 3 से लिया गया है। तो बच्चों आप इसका आंसर बताओ मेरे को क्या होगा? आपको 5 सेकंड मिलते हैं। जिस बच्चे ने बी पॉइंट बोला है बच्चों वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पैराग्राफ 3 से कि इंडिविजुअल्स एक्शन इन एनर्जी कंजर्वेशन can lead to increase the awareness, motivate and others to participate। बिल्कुल ठीक है बच्चों, जैसा कि उस स्टोरी में लिखा गया था कि एक बंदा अगर चाहे मतलब कंजर्वेशन करे तो अगले बंदे ना भाई उससे मोटिवेट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बल्ब के एग्जांपल से बताया था। तो भाई ये बिल्कुल ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। अगला है बच्चों कि द राइटर्स मेंशंस सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस
इन पैराग्राफ 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस। तो बताना है हमें, पहला यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स exclusively for energy generation, investing in wind and solar energy projects, relying on solely on non-renewable energy resources, expanding all। देखो बच्चों, फॉसल फ्यूल का यूज करेंगे तो पता है कि भाई सबसे ज्यादा पोल्यूशन यही करता है भाई। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे हम रिलाई ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन पे कभी भी नहीं कर सकते। तो भाई हम क्या करेंगे बच्चों, इन्वेस्टिंग इन विंड एंड सोलर एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, इनका भी यूज़ हमें करना है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें भाई खुद की एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उनका भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि भाई उनको चलाने के लिए तो हमें कुछ चाहिए एनर्जी। तो भाई इन पे भी हम कर सकते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्या है, list any 2 points that are powerful message sent to businesses and policy makers about the importance of energy conservation might include। कहा बच्चों की 2 पॉइंट बताना है, 2 मैसेज, पावरफुल मैसेज हमें बताने हैं बिजनेसमैन को और पॉलिसी मेकर्स को कि भाई हमारे लिए एनर्जी कंजर्वेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिखेंगे, अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस कैन इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी मेकर्स। भाई सस्टेनेबल एनर्जी की प्रैक्टिस हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, जैसे आपको यहाँ बताया था कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में ऐसा लगा के। कलेक्टिव इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन लीड टू इनोवेटिव सॉल्यूशन इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जीज। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। पैराग्राफ 6, इन द फ्रेज कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी द वर्ड कल्चर रेफर्स टू। भाई कल्चर का मतलब क्या है, यहाँ पे कल्चर का रेफर क्या करता है। तो यहाँ पे देखो, पहला ऑप्शन है द सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस शेयर बाय अ ग्रुप, द आर्टिस्टिक एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस स्पेसिफिक टू अ कम्युनिटी हेरिटेज, द लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड चॉइसेस दैट रिफ्लेक्ट अ कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल स्टewardship, द टेक्निक्स एंड मेथड्स यूज्ड इन डेवलपमेंट एफर्ट्स। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भाई कल्चर का मतलब होता है कि भाई आपके जो पेरेंट्स के जो बिलीव्स है और भाई आपके जो पेरेंट्स अपने पूर्वज से जो सीख के आए हैं वही तो बच्चों होता है हमारा कल्चर। ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि वही है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो चलो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। कंप्रीहेंसिव सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस वेरियस कोस्टल कम्युनिटीज इन सदर्न इंडिया रिवील्ड इंट्रिगिंग फाइंडिंग्स अबाउट द ट्रेडिशनल फिशिंग प्रैक्टिसेस। अब बच्चों ये पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले ना आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ना, उसके बाद ये पैराग्राफ स्टार्ट करना, तभी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब भाई यहाँ पे ना फिशिंग के बारे में बोला गया है कि सदर्न इंडिया में फिशिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आगे देखते हैं क्या है, इट हाईलाइट दैट एन इम्प्रेसिव 75% ऑफ फिशिंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय आर लोकल फिशरमैन यूजिंग एज ओल्ड टेक्निक्स पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस। कहा गया बच्चों, जो 75% ऑफ लोग जो फिशिंग करते हैं वो भाई लोकल फिशरमैन होते हैं, जो कि अपने पुराने टेक्निक्स के भाई जो पुराने टेक्निक्स होते हैं उन्हीं से वो फिशिंग करते हैं, जो उनके भाई दादा परदादाओं ने आज तक दिया है। अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द फिशिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व कोलैबोरेशंस बिटवीन लोकल फिशर्स एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। कहा गया भाई जो 20% होते हैं फिशिंग एफर्ट्स वो भाई कोलैबोरेट करते हैं, किससे, फिशरमैन और एनवायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे, कि भाई आप तो चलो फिश को लेते हो सही है, लेकिन यार आप थोड़ा ना ऐसे करो कि ज़्यादा फिश को ना नुकसान ना पहुंचे। इंटरेस्टिंगली a mere 5% of the fishing operations are conducted under sponsored programs initiated by governmental and non-governmental organization। कहा क्या बच्चों, जो 5% ऑफ फिशिंग ऑपरेशन होता है ना वो भाई गवर्नमेंट करती है कंडक्ट। स्पॉन्सर कौन करता है, गवर्नमेंट। मतलब मान लो अगर गवर्नमेंट भी करती है और गवर्नमेंट ना करे तो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्पॉन्सर करती है इनको। दिस इनिशिएटिव ऑफन एम्फसाइज मराइन कंजर्वेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फिशिंग मेथड्स। और ये भाई किस तरीके से जो फिश होते हैं जो नदियों में, तालाबों में या फिर ओशंस में, उनको कंजर्वेशन करने में मदद करती है, क्योंकि उनको पता है भाई कि अगर फिश को आपको लेना है तो किस तरीके से अच्छे तरीके से लेना है, पकड़ना है आपको। अमंग द लोकली प्रैक्टिस मेथड्स नियरली 60% एम्प्लॉय ट्रेडिशनल नेट्स ट्रैप्स शोकेसिंग द रिच हेरिटेज ऑफ फिशिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये चल गया होता है जो 60% जो एम्प्लॉय होते हैं वो भाई नेट का ही यूज़ करते हैं। अबाउट 25% यूटिलाइज मॉडर्न फिशिंग गियर, और जो भाई 25% लोग हैं वो भाई
नए नए चीज़ों को यूज़ करते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स द ग्रेजुअल एडेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन फिशिंग कम्युनिटी। और भाई ये क्या दिखाता है कि किस तरीके से जो लोकल लोग होते हैं उन्होंने भी क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। द रिमेनिंग 15% हाईलाइट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस दैट ब्लेंड ट्रेडिशनल एंड कंटेम्परेरी मेथड्स इंडिकेटिंग अ शिफ्ट इन फिशिंग कल्चर। और जो तो 15% लोग होते हैं ना, वो भाई अपने धुन में अलग तरीके से ही फिशिंग कर रहे हैं। Further examination reveals that around 65% of fishing activities take place in communal waters। अब भाई कहा गया है, भाई कुछ एग्जामिनेशन किया गया उसमें चला पता कि जो 65% जो फिशिंग एक्टिविटीज होती है ना, वो भाई जैसे कम्युनल प्लेस मतलब जो धर्म से के अकॉर्डिंग प्लेस होते हैं वहाँ पे किया जाता है, जैसे गंगा नदी हो गया। वाइल 30% अकर इन डेजिग्नेटेड फिशिंग जोन। और भाई जो 30% है ना, वो उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे कहा गया है कि तुम यहाँ पे कर सकते हो फिशिंग। द रिमेनिंग 5% आर इन प्राइवेट वाटर्स एम्फसाइजिंग द कम्युनल नेचर ऑफ फिशिंग इन दिस कम्युनिटीज। और 5% जो लोग होते हैं उनका भाई प्राइवेट होता है सब कुछ। टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग इट इज एसेंशियल टू कंपेयर वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, फिशिंग टेक्निक्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। कहा भाई कि अगर हमें और ज़्यादा समझना होगा इसको तो हमें काफ़ी चीज़ को कंपेयर करना होगा कि भाई किस तरीके से जो ट्रेंड है क्या चल रहा है, फिशिंग टेक्निक कैसी है, और भाई कौन कौन सी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हैं, और भाई एनवायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। एनालाइजिंग दिस एलिमेंट्स नॉट ओनली प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू ट्रेडिशनल फिशिंग प्रैक्टिसेस इन सदर्न इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज बट ऑल्सो हाईलाइट द अपॉर्चुनिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ भी बच्चों हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो गई। अब इसके पीछे जो हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों वो क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज द यूज ऑफ द फ्रास इंट्रीगिंग फाइंडिंग्स बाय द राइटर इन पैराग्राफ 1 टेल अस अबाउट देयर फीलिंग्स। भाई जो इंट्रीगिंग फाइंडिंग्स का मतलब होता है इंटरेस्ट, किसी चीज को भाई ढूंढने में इंटरेस्ट। तो भाई इसमें दिखाया गया कि भाई उनको मछली ढूंढने में बहुत इंटरेस्ट आता था। तो बच्चों द राइटर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, नहीं बच्चों ये गलत हो जाएगा। द राइटर इज कन्वेइंग बोर्डम एंड फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल नहीं। द राइटर इज इंडिकेटिंग इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म, ये ऑप्शन बिल्कुल बच्चों ठीक हो जाएगा। अगला है बच्चों असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, उसका क्या होगा क्वेश्चन देखिए। द फिशिंग एक्टिविटीज इन सदर्न इंडिया कोस्टल कम्युनिटीज आर कैरीड आउट यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स, बिल्कुल भाई ट्रेडिशनल टेक्निक से ही ज़्यादातर हमारे जो सदर्न इंडिया में है वो फिशिंग पकड़ी जाती है। रीजन द फिशिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व कोलैबोरेशन विद एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें बोला गया भाई क्यों करते हैं वो, क्योंकि भाई वो उनका ना जो कोलैबोरेशन है वो एनवायरमेंटल के साथ है। तो यार ट्रू तो है दोनों पॉइंट, लेकिन जो रीज़न है ना वो सही नहीं है। रीज़न सही किस लिए नहीं है, अगर वो एनवायरमेंटल लोगों से अगर संधि कर लेते, वो कोलैबोरेट कर लेते, तो भाई उसमें उन्होंने ना ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं अपनाते, वो क्या अपनाते, मॉडर्न तरीकों को। तो भाई वो जैसे मॉडर्न तरीके में जो मॉडर्न गेयर होते हैं ना उनको, लेकिन वो जो फिशिंग एक्टिविटीज़ है वो तो पुराने तरीकों से कर रहे हैं जो उनके दादा परदादा ने सिखाया है। तो लिखेंगे बच्चों कि बोथ assertion and reason are true but reason R is not correct explanation of the assertion। क्योंकि भाई जो हमारा रीजन है वो भाई सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता, ये अलग एक्सप्लेनेशन देता है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इंडिकेट्स द राइटर एंटीसिपेटेड अ हायर परसेंटेज ऑफ स्पॉन्सर इनिशिएटिव फिशिंग ऑब्जर्वेशन। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्टिंगली। आगे देखते हैं। हाउ डू द फिशिंग प्रैक्टिसेस इन सदर्न इंडिया कोस्टल कम्युनिटीज कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस। लिखेंगे बच्चों द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फोस्टर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट थ्रू शेयर टेक्निक्स एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स विद ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल फिशिंग कंजर्वेशन। कहने का मतलब है बच्चों जो भाई हमारे जो कम्युनिटी थे, जैसे एनवायरमेंटल वाले बंदे थे और ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल, तो भाई वो बंदे इन लोगों को कैसे मतलब अवेयरनेस फैलाते थे। तो जैसा कि बताया कि भाई वो जब कोलैबोरेट करते थे तो वो बताते थे कि भाई इस तरीके से हमें नहीं पकड़ना, इस तरीके से नदी गंदी हो जाएगी, इस तरीके से मछली पूरे ही खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होता था बच्चों, अवेयरनेस फैलता था। जिस तरीके से उनके दादा परदादाओं ने सिखाया होगा काफ़ी लोगों को, वो आप अपने जो बच्चों को सिखाएंगे वो काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाने वाले हैं। आगे है बच्चों, रीड द गिवन प्रॉम्प्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन ब्रैकेट्स।
In Raju's village, a fishing method that incorporates environmentally friendly practices is widely used. The percentage of fishing type that this would be counted in is which is 15%. जो हमारा मॉडर्न तरीकों से जो हो रहा है, जितनी मेथड्स हो रहे हैं वो 15% ही हैं। 60% होता तो बच्चों को पुराने तरीकों से हो रहा है 60%, बाकी ये भी चेंज हो जाएगा कुछ 5-10 सालों में। अगला है बच्चों, what does the highest percentage of different fishing methods suggest about the community's preference and cultural priorities in southern Indian coastal communities? तो बच्चों बताना है कि जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट फिशिंग मेथड्स कौन कौन से मेथड्स हो हैं। तो लिखेंगे द प्रीडोमिनेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शन टू हेरिटेज एंड कमिटमेंट टू मेंटेनिंग एज ओल्ड प्रैक्टिसेस। अब भाई ये क्या दिखाता है, ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस है, मेथड्स है, वो क्या शो करता है? तो भाई वो शो करता है उनके कल्चर को, कि भाई किस तरीके से जो उनके फादर और दादा ने जो दिया है इनको कल्चर, उस चीज़ को वो अभी तक निभाते हैं। और पुराने पुराने जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे उनके दादा परदादा 1990, 1970, 1910, 1800 के तरफ वो करते थे, उस समय वो फिशिंग करते थे, वही प्रैक्टिसेस वो आज भी कर रहे हैं। इसका मतलब वो अपने कम्युनिटी को, कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी सस्टेनेबिलिटी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों, कंप्लीट द सेंटेंस सूटेबली। द सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ फिशिंग एक्टिविटीज इन कम्युनल वाटर हाईलाइट्स द कम्युनिटीज रिलायंस ऑन शेयर रिसोर्सेज एंड कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस। अगला है बच्चों कि द सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ फिशिंग एक्टिविटी कम्युनल वाटर्स। बच्चों ये सेम क्वेश्चन ही मैंने शायद उठा लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम सीधा। 9th क्वेश्चन क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लास्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपेयरिंग वेरियस पैरामीटर्स सच एज डेमोग्राफिक पैटर्न्स। भाई हमें लास्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें भाई बताना है कि क्यों भाई इनके सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब किया गया, जैसे डेमोग्राफिक पैटर्न्स, फिशिंग टेक्निक्स, community involvement and environmental impact in understanding the fishing landscape in the southern coastal communities। तो लिखेंगे comparing this parameter is crucial for gaining a holistic view of the fishing practices, enabling stakeholders to identify challenge, promote sustainable methods and enhance the community participation। इस तरीके से बच्चों को enhance कर देते हैं, ultimately leading to better resources management and culture preservation। इस तरीके से बच्चों ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे 20 मार्क्स बच्चों यहाँ से कंप्लीट हमें बिल्कुल करने हैं। कम से कम आपको बच्चों 15 मार्क्स 2 पैसेज में आपको लेके ही आना है, तो बहुत ध्यान से इसको करना। अब हम आते हैं अपने जो कि हमारा सेक्शन बी, राइटिंग एंड रीडिंग, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये भी आपके कितने मार्क्स का आएगा बच्चों? 20 मार्क्स का। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, 12 क्वेश्चन आपके पूछे गएंगे, उसमें से हम 10 क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो चलो करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। देखेंगे, डियर मिस्टर पटेल, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डैश। कहा गया है बच्चों क्वेश्चन में कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म, कि हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका जो प्रपोजल था अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए, और वो डायरेक्टर जो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ बीन एंडोर्स्ड। ठीक है बच्चों, जो डायरेक्टर्स हैं उनके तरफ से क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़ बीन एंडोर्स्ड। आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हैव एंडोर्स्ड बिल्कुल नहीं आने वाला, विल हैव नहीं होगा, क्योंकि बच्चों बात की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि वो इन्फॉर्म अभी कर रहा है, तो अभी की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए ये आ जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है? रीड द गिवन फ्रॉम सेंटेंस फ्रॉम अ मार्केटिंग रिपोर्ट, आइडेंटिफाई एरर। द टीम आर, देखो बच्चों टीम, यहाँ पे जो टीम आर बोला ना बच्चों, यहाँ पे टीम आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। जहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे अगर टीम्स होता है, यहाँ पे एक टीम की बात हो रही है, जब भी एक टीम की बात होती है ना बच्चों, वहाँ पे इज आता है। आर जब आता, जहाँ पे यहाँ पे आता द टीम्स आर, यहाँ पे द टीम इज वर्किंग हार्ड, यहाँ पे इज आएगा। आपको इस चीज़ का पता होगा कि अगर यहाँ पे टीम्स होता तो वो प्लूरल हो जाता, और यहाँ पे टीम है तो ये सिंगुलर है। सिंगुलर में हमारा इज आता है, और प्लूरल में हमारा आर आता है, और आई में हमारा एम आता है। इस तरीके से हम इज एम आर का यूज करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों कि
रिया आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कलीग दीपक। भाई रिया है ना, वो कुछ क्वेश्चन पूछती है दीपक से। क्या पूछती है? हैव यू फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो? कि भाई तुमने जो तुम्हें मैगजीन कल जमा करनी थी, तुमने वो तैयार कर लिया, फाइनल कर लिया। तो बच्चों आपको पता होगा कि नेक्स्ट का टुमारो का हमारा चेंज हो जाता था नेक्स्ट डे में। टुमारो का चेंज होता है किसमें बच्चों? द नेक्स्ट डे में। और यहाँ बच्चों हमारा एक तरीके से संवाद दिया गया है, डिबेट दिया गया है। यहाँ पे भाई क्या आ जाएगा कि रिया आस्क्ड किससे? दीपक, यहाँ आ जाएगा। और जो ये जो बंदा है दीपक, ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है, जो कि हमारा ही आएगा। ठीक है। और ये अगर रिया की बात होगी हमारी सेंटेंस में, तो यहाँ पे रिया चेंज हो जाएगी शी में। ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे। लेकिन यहाँ दीपक की बात हो रही है, तो एक लाइन में हम दीपक का नाम लेते हैं, उसके बाद हम उसको ही से बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब आंसर देखेंगे कैसे लिखेंगे कि रिया आस्क्ड दीपक। ठीक है, अब यहाँ पे रिया का भी आ गया और दीपक का भी आ गया। अब इन दोनों को जब भी हमें कुछ करना होगा ना, दिखाना होगा कि ये दोनों इस लाइन में है, तो हमें रिया की जगह हमेशा शी यूज करना है। ठीक है, शी यूज करेंगे, हर यूज करेंगे। और अगर दीपक होगा, दीपक की जगह ही यूज करेंगे, या हिज यूज करेंगे, या फिर हिम यूज करेंगे। ये आपको ध्यान देना है जब भी हम किसी चीज को रिपोर्ट करते हैं, किसी चीज को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे दीपक, इफ ही हैड फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड द नेक्स्ट डे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टुमारो हमारा चेंज हो जाता है नेक्स्ट डे में, और यहाँ पे दीपक की जगह हमारा ही आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको ये चीजें करनी होगी। अगला देखते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक फिल करना है कि अटेंशन ऑल टीचर्स। भाई ध्यान से सुनो सारे टीचर्स, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग योर रिपोर्ट्स हैज बीन मूव्ड। कहा गया बच्चों कि जो तुम्हारा रिपोर्ट देना था वो भाई आगे बढ़ चुका है। डैश शुड बी नोटेड बाय ऑल फैकल्टी। तो बच्चों यहाँ पे आएगा ना दैट शुड बी। ठीक है, क्योंकि ये बात सबको भाई पता लग जानी चाहिए। तो दैट शुड बी नोटेड बाय ऑल फैकल्टी मेंबर्स। दिस नहीं आता बच्चों, दिस काफी चीजों की बात करा जाता है, दिस भी नहीं आएगा यहाँ पे आएगा दैट। अगला देखते हैं। रीड एलेक्स रिप्लाई टू हिज मैनेजर रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट डेडलाइन। भाई देखना है, आई डिडंट मैनेज टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन टाइम। भाई मैं रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं कर पाया। आई सेंड टू यू बाय द एंड ऑफ द डे। मैं तुम्हें आज के दिन पे दे दूंगा, मतलब आज के दिन दे दूंगा। अब रिपोर्ट एलेक्स रिप्लाई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। लिखेंगे बच्चों, एलेक्स अपोलोजाइज फॉर नॉट हैविंग सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन टाइम एंड सेड दैट ही वुड सेंड इट बाय एंड ऑफ द डे। इस तरीके से बच्चों हम लिख देंगे। अगला है बच्चों कि हमें एरर बताना है और करेक्शन बताना है। तो नियरली मोस्ट शॉप वॉज क्लोज फॉर द पब्लिक हॉलीडे। बच्चों यहाँ पे ना मोस्ट शब्द नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे मोस्ट ना, यहाँ पे हमें मोस्ट जब भी यूज होता है ना, तो वो दिखाता है कि इसकी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक तरीके से अगर हिंदी में देखो तो अधिकांश, मतलब अधिकांश रहेंगे। हम कोई कह नहीं सकते कि भाई क्या पता 10 में से भाई 8 बंद हो जाए, 7 हो जाए, तो वहां मोस्ट यूज होता है। लेकिन भाई यहाँ पे हॉलीडे वाला दिन है, यहाँ पे सारे ही शॉप बंद होंगे, यानी लिखेंगे नियरली एवरी शॉप वॉज क्लोज फॉर द पब्लिक। क्योंकि भाई सारे ही 10 में से 10 शॉप ही क्लोज होने वाले हैं भाई, 8 नहीं होंगे। और मोस्ट कहां पे आएगा? जब हमें अंदाजा हो कि भाई 10 में से 8 बंद हो सकते हैं, 9 बंद हो सकते हैं, लेकिन एक खुला होगा। जहां भी हमें लगे कि ये हो सकता है वहां मोस्ट आता है। लेकिन जहां हम पक्के हो कि नहीं भाई यहाँ पे पक्का बंद होना ही है, वहां पे एवरी आएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, मोस्ट की जगह एवरी आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। कंप्लीट द गिवन स्कूल अनाउंसमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। एक्साइटिंग न्यूज एवरीवन, सबको बोला गया कि भाई एक्साइटिंग न्यूज है। आवर बास्केटबॉल टीम हैज डैश द चैंपियनशिप टाइटल फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। अब भाई यहाँ पे क्या बोला कि बास्केटबॉल टीम है ना, वो जीत चुकी है। और जब भी जीत चुकी आपका आ जाए तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको आता है, आपको यह मालूम होगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा वॉन। क्या आएगा बच्चों? वॉन। ठीक है, क्योंकि भाई वो जीत चुकी है, तो ये वॉन आ जाएगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। दैट डोंट लुक लाइक माई सिस्टर। अब बच्चों यहाँ पे दैट की जगह ना डोंट आया। अब जो दैट है ना बच्चों हमारा, ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन पे हमेशा ये हमारा डजंट आता है।
डोंट कभी नहीं आता बच्चों, ठीक है। ये आपको मुझे मालूम है कि मालूम होगा। यहाँ पे अगर कोई प्लूरल नाउन का या दीज का वर्ड, यहाँ पे दीज यूज होता है, दीज, तो दीज पे आता है दीज डोंट लाइक माई सिस्टर्स, पर दैट डजंट लुक लाइक माई सिस्टर। भाई ये मेरे सिस्टर की तरह नहीं दिखते हैं, मेरे सिस्टर की बुक की, मतलब ये मेरी सिस्टर की बुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है। तो इसलिए यहाँ पे भाई डजंट आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। अगला है बच्चों, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट? कि भाई सब न्यू असाइनमेंट को समझ गए? स्टूडेंट, यस वी ऑल गॉट इट, थैंक यू। अब भाई स्टूडेंट कहते हैं क्या कि हाँ थैंक यू। तो बच्चों यहाँ पे क्या गया, टीचर ने कुछ बोला तो स्टूडेंट ने क्या किया बच्चों, रिस्पॉन्ड किया ना, उसने भाई आंसर किया। तो यहाँ पे आंसर्ड या फिर रिस्पॉन्स का ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा कि द टीचर आस्क्ड इफ एवरीवन हैड अंडरस्टूड द असाइनमेंट टू विच द स्टूडेंट। यहाँ बच्चों क्या आएगा, आंसर्ड एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड या फिर रिस्पॉन्डेड। यहाँ बच्चों हमारा रिस्पॉन्डेड का चांस 90% है, 10% हमारा आंसर्ड भी आ जाएगा। अगर आप आंसर्ड भी लिख के आओगे बच्चों, वो भी आपका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ हैंडबुक फॉर मैनेजर्स। द मैनेजर डैश द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो भाई जो मैनेजर है ना भाई, उसको अपने मतलब मतलब जो प्रपोजल दिखाना चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, ठीक है। तो भाई चाहिए, इसमें क्या वर्ड बोला मैंने, चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा शुड, ठीक है। जहां भी आपको सेंटेंस में लगे कि चाहिए आ रहा है, तो वहां पे हमारा आ जाता है शुड, ठीक है बच्चों। कुछ आपको हिंदी भी चीजें याद रखनी है, शुड का मतलब ही होता है चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट द रिएक्शन ऑफ सम फ्रेंड्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डैश एक्साइटेड फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अनकमिंग एडवेंचर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो बच्चों यहाँ पे देखो फ्रेंड्स की बात की गई है, यानी अगर यहाँ फ्रेंड होता, बस एक बंदा होता तो सिंगुलर होता। यहाँ बच्चों बात किया गया है फ्रेंड्स, काफी दोस्तों की बात की गई है, तो भाई ये है प्लूरल। अब प्लूरल आएगा तो आपको मैंने बताया था कि प्लूरल में हमेशा आर आता है। इस हमारा कब आता है बच्चों, जब ये सिंगुलर नाउन होता, पर ये प्लूरल है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। तो हमारा हैज भी गलत होगा, इज भी गलत होगा और वर भी गलत होगा, हमारा हो जाएगा आर, ठीक है बच्चों। इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है बच्चों कि रीड द कन्वर्सेशन अबाउट सोशल मीडिया बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। टीचर, हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर परसेप्शन ऑफ रियलिटी? Jagrit, I believe it distorts our perceptions of daily reality by only showing the highlight reels of people lives. तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, रिपोर्ट द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। द स्टूडेंट रिमार्क डैश, तो लिखेंगे दैट ही बिलीव सोशल मीडिया डिस्टोर्ट्स देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे रियलिटी की बात करी जा रही है कि किस तरीके से रील हमारे लाइफ को कैसे बेकार करा जा रहा है। यहाँ से बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, और मैं जानता हूँ कि मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको कुछ चीजें समझा दी हैं, जिससे आपके एग्जाम में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने राइटिंग स्किल पे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा राइटिंग स्किल पे बेस है, जो कि आपका 5-5 मार्क्स के होने वाले हैं। तो देखेंगे बच्चों क्या है, You are Nirmal Pillai, a concerned citizen from Aluva, Kochi. Compose a letter in about 120 words. कहा गया कि भाई तुम निर्मल पिल्लई हो, एक भाई बहुत अच्छे से, एक भाई बहुत जागरूक सिटीजन हो, कहाँ के, कोची में रहने वाले, और आपका गांव पड़ता है अलुवा में। तो आपको 120 वर्ड्स में ना एक लेटर लिखना है, किसको, ई वेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक है, जो कि जिनका एड्रेस है वाटिका न्यू दिल्ली में। हाईलाइटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट पॉल्यूशन, जहां में बताना है कि भाई ई वेस्ट जो पॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और बहुत खराब चीज है। सजेस्ट मेजर्स फॉर एड्रेसिंग इट्स मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब बताना है कि भाई किस तरीके से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं, हम किस तरीके से कम्युनिटी हमारे आए या गवर्नमेंट इनिशिएटिव करे, ठीक है, क्योंकि discarded electronics devices such as smartphones, computer and televisions which are no longer used have reached the end of their life cycle. अब भाई ये जो चीज डिस्कार्डेड मतलब जो टूट जाते हैं, जैसे फोन हो गया या स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर्स, वो हमारे यूज के बिल्कुल नहीं आते और हमारे लाइफ साइकिल में बिल्कुल यूज नहीं होते, और ये भाई बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें एक लेटर लिखना है, और सेकंड लेटर हमारे किसके लिखना है कि यू आर राजू कुमार ऑफ रांची झारखंड।
राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स एड्रेसिंग द सेक्रेटरी ऑफ सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी। कहा गया भाई तुम राजू कुमार हो, कहाँ रांची में रहते हो जो कि झारखंड में स्थित है, तो हमें 120 वर्ड में लेटर लिखना है किसको, सेक्रेटरी को, जो कि भाई आपके सिटी में है। डिटेल द प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रोन ट्रीज एंड shrubs इन द नेबरहुड एंड रिक्वेस्ट द डेलीगेशन ऑफ पर्सनल फॉर रेगुलर प्रूनिंग। कहने का मतलब है कि जो आपके आसपास जो ट्रीज हैं या पौधे हैं वो भाई बहुत तरीके झाड़ियां हैं वो ना बढ़ गए हैं बहुत खराब तरीकों से, जिसको भाई काटने की जरूरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस पे आपको एक लिखना है किसको, म्युनिसिपल अथॉरिटी को। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, क्या नाम है आपका, राजू कुमार। आपका एड्रेस डालना है कि कहाँ रहते हो, उसके बाद आपका रांची झारखंड डाल देना है। ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अपडेट डाल देना, हो जाएगा इतना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लिखेंगे टू द सेक्रेटरी सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी। अब उनका एड्रेस लिखना है रांची झारखंड। यहाँ आपको एक सब्जेक्ट डालना है बच्चों, सब्जेक्ट का मैं ऑप्शन डालना यहाँ भूल गया। यहाँ आपको एक सब्जेक्ट डालना है, इसलिए भाई आप ओवरग्रोन ट्रीज और श्रब्स हैं उनको कटवाने के लिए जो आप लिख रहे हो पत्र वो लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद डियर सर या मैडम, आई राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रोन ट्रीज एंड श्रब्स इन आवर नेबरहुड। भाई मैं आपका अटेंशन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जो हमारे इधर ना काफ़ी ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं ना बहुत आगे बहुत बड़े हो चुके हैं और ख़राब तरीके से उग रहे हैं। The excessive foliage is not only obstructing sidewalks and road visibility but also poses a risk during storms। अब भाई ये जो ज़्यादा तरीके से बढ़ते जा रहे हैं ना, ये भाई काफ़ी ऐसा नहीं है कि भाई हम जो चल रहे हैं ना उनके लिए दिक्कत है या फिर गाड़ियों के लिए दिक्कत है, लेकिन अगर भाई आंधी कभी आ गई तो भाई ये बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत कर सकता है। कैसे भाई, कि भाई जो इसकी वीक ब्रांचेस में फॉल एंड कॉज इंजरीज और डैमेज। भाई जो इसकी वीक ब्रांचेस है क्या पता ये लोगों पे गिर जाए, लोगों पे ना गिरे तो लोगों के घरों पे गिर जाए, घर टूट जाएगा और इससे क्या होगा, जो कमज़ोर लोग होंगे उनको भाई बहुत दर्द होगा और जो बड़े लोग होंगे उनको भी होगा। आई रिक्वेस्ट दैट द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी डेलीगेट्स द पर्सनल फॉर रेगुलर प्रूनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस ट्रीज एंड श्रब्स। और भाई जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है मैं उनसे भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इनको आके, क्योंकि ये आपका काम है, इनको मेंटेनेंस करो, ठीक है। इसको पूरी तरीके से काटना नहीं है क्योंकि भाई ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, आपको पता ही होगा। बस इनके ना भाई डिज़ाइन कर दो कि लोगों को परेशानियां ना हो, और जो इसके जो वीक ब्रांचेस हैं जो मैंने ऊपर आपको मेंटेन में बताया है, आपको मेंशन किया है ऊपर, उसको यार कटवा दो जिससे वो गिरे ना। दिस प्रोएक्टिव अप्रोच विल एनहेंस द सेफ्टी एंड एस्थेटिक ऑफ कम्युनिटी मेकिंग इट मोर प्लेजेंट फॉर ऑल रेजिडेंट्स। और ये क्या करेगा बच्चों, सबके लिए काफ़ी अच्छा करेगा और हम सबको बहुत अच्छे तरीके से रहने को पड़ेगा। थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। भाई थैंक यू आपका, भाई आपने इस मैटर पे ध्यान दिया। आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट एक्शन। और मैं भाई आशा करता हूँ कि आप कोई रिस्पॉन्स दोगे। सिंसियरली राजू कुमार। अब बच्चों फर्स्ट वाला मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि फर्स्ट वाला मैं आपको पिछले वीडियो में बाकी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। इस वीडियो में उसको लाने का एक ही रीज़न था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है आपका, क्या पता एग्जाम में वो डिट्टो ही आपके उठ के आ जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है बिल्कुल। और बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उसी टाइम, जैसे कि आप एग्ज़ाम दे के आते हो उसके 1 घंटे में मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन दे दूंगा आपके एग्ज़ाम का, जैसे कि आप बता सको या क्वेश्चन कर सको और समझ सको, अपने आप को ऑब्जर्व कर सको कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा जो कि है पैराग्राफ। इसमें हमारा स्कूल बैग पे एक पैराग्राफ लिखना है और एक हमारा इस पे लिखना है प्लेग्राउंड टेंडर फॉर रेजिडेंशियल एरिया। तो बच्चों हम लिखेंगे किस पे लिखे बताओ। ए वाला मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा ही बता दिया था। अब बी वाला देखते हैं क्या बोला गया बच्चों। रीड द गिवन डिटेल्स प्लेग्राउंड इन टेंडर फॉर योर रेजिडेंट एरिया। अ सेंट्रल क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर सच एज मिनिएचर फोर्ट विद मल्टीप्लायर। बच्चों ये तरीके से आप पढ़ लेना पूरा इसको, ठीक है। इसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों ये वाला पैराग्राफ हमें लिखना है, ठीक है। ये पैराग्राफ आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। आप मेरे को ये पैराग्राफ लिख के भेजना, मैं आपको भाई पर्सनली मार्क्स देने वाला हूँ क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है बच्चों। तो इस पैराग्राफ का आपको आंसर लिख के देना है, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया था। इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना वीडियो, फिर उसके बाद इस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। हम सेक्शन सी पे आ चुके हैं। इसमें बोला गया है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, मतलब 2 एक्सट्रैक्ट हमें दे रखे हैं, उसमें से हमें एक करना है, ठीक है। पहला हमें दे रखा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से, ठीक है बच्चों। हम इसको पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है
हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटली। मतलब कहा गया कि राजवीर भाई बहुत खुशी से कहता है और चिल्ला के कहता है कि ये देखो एक टी गार्डन है। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। अब भाई जो प्रांजल होता है ना, वो भाई इस खेतों में ही मतलब पला बड़ा होता है, ठीक है, तो वो इतना एक्साइट नहीं होता है जितना राजवीर हो जाता है। ऑन दिस इज टी कंट्री नाउ, और कहता है ओह, मतलब ये एक तरीके से ना हमारा जो देश है आसाम, भारत है, वो एक तरीके से चाय की खेती का देश बन चुका है। हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, और यहाँ भाई सबसे ज़्यादा टी की खेती होती है कहाँ पे, आसाम में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम, और तुम इतने गार्डन देख सकते हो आसाम में कि तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी और ये गार्डन ख़त्म नहीं होने वाले। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, और मैं भाई सीखता ही रहता हूँ जितना मैं सीख सकूँ। किसके बारे में, ये जो चाय की खेती है इसके बारे में। कौन कहता है, राजवीर। अब राजवीर कहता है नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। अब कहा गया है कि मतलब कोई जानता नहीं है कि भाई किसने डिस्कवर किया है इसको, लेकिन इसके बहुत सारे लेजेंड्स हैं। जैसा कि आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बोधि धर्मा वाला, जो भाई जब भी पेड़ के नीचे मेडिटेशन करता था तो उसको नींद आया करता था, तो वो एक लीव्स लेके उसको खाता था जिससे उसकी नींद भागे। तो कुछ लेजेंड्स ये भी कहते हैं कि भाई बोधि धर्मा ने ही चाय की खेती करनी शुरू की थी। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा ये एक्सट्रैक्ट खत्म हो जाता है। हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन पहला, कि वाई वॉज प्रांजल नॉट एक्साइटेड एज राजवीर अबाउट द टी गार्डन्स। अब भाई राजवीर तो भाई बहुत खुश होता है कि भाई मैंने पहली बार क्या देखा है, टी गार्डन देखा है, जो चाय के पत्ते की खेती होती है, चाय की खेती होती है, मैंने उसको देखा है। तो वो चिल्ला के बोलता है। लेकिन प्रांजल खुश नहीं होता, क्यों? क्योंकि भाई ये यहीं पे पला बड़ा होता है, इन खेती जो टी के बागान होते हैं इसी में पला बड़ा होता है प्रांजल, तो वो इतना एक्साइट नहीं होता जितना वो हो जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला क्या है, ही डिसलाइक लुकिंग एट टी गार्डन्स। भाई वो डिसलाइक नहीं करता है क्योंकि वो वहीं पला बड़ा है, तो डिसलाइक क्यों करेगा। ही हैड वर्क इन टी गार्डन्स हिमसेल्फ, नहीं भाई वो काम नहीं करता था। ही हैड ग्रोन अप इन अराउंड द टी गार्डन्स। हाँ बच्चों, जो थर्ड ऑप्शन है कि हाँ वो वहीं पे बड़ा पला बड़ा था। ठीक है, यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट डज प्रांजल मीन बाय सेइंग दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। अब भाई इसका मतलब क्या है कि प्रांजल कहता है कि असम में काफ़ी ज़्यादा भाई जो प्लांटेशन है किस चीज़ की, टी की, सबसे ज़्यादा है। और उसको भाई ऐसा क्यों बोला गया, प्रांजल ने क्यों कहा है ऐसा। तो लिखेंगे आंसर में कि प्रांजल मीन्स दैट असम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टी गार्डन्स और प्लांटेशन कंपेयर टू एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। क्यों कहता है भाई, क्योंकि पूरी दुनिया अगर हम घूम लेंगे ना तो आसाम से कम ही हमें टी गार्डन्स मिलेंगे। आसाम पूरा ही टी गार्डन से भरा पड़ा है, मतलब इतने ज़्यादा टी गार्डन आसाम में हमें मिल जाएंगे। पहाड़ों पे भी हम देखेंगे तो पहाड़ों पे भी टी गार्डन्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली। प्रांजल्स डैश कम्स थ्रू क्लियरली व्हेन ही एक्सक्लेम्स यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू लाइफ टाइम। अब जो प्रांजल है ना भाई, वो इतना एक्साइटमेंट नहीं होता। वो कहता है कि चलो भाई तुमने देख लिया तो देख लिया है, लेकिन तुम इतने गार्डन देख लोगे, टी गार्डन आसाम में इतने टी गार्डन है कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम फिर भी सारे टी गार्डन्स नहीं देख पाओगे। तो भाई वो इसलिए कहता है क्योंकि भाई वो टी गार्डन्स में घूम चुका होता है। तो भाई वो इरिटेट हो जाता है इन चीज़ों से, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक्सेस्परेशन हो जाता है। एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन को ही हम एक्सेस्परेशन कहते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या फिर एक्सेस्परेशन। इन तीनों पॉइंट में से एक हम कुछ भी लिख देंगे कि प्रांजल्स फ्रस्ट्रेशन कम्स थ्रू क्लियरली व्हेन ही एक्सक्लेम यू विल सी इनफ गार्डन्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन क्या है। हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। कहा गया है भाई कि राजवीर के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि दुनिया में डिस्कवरी ऑफ टी कैसे हुई और किसने किया। तो भाई हम कह सकते हैं कि भाई बहुत कहानियां हैं इसके पीछे, लेकिन कुछ लेजेंड्स भी हैं भाई। लेकिन लेजेंड्स भी बहुत सारे कहानियां बनते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई ये कहानियां हमने कहाँ से सुना है, अपने पूर्वजों से सुना है या फिर बड़ों से सुना है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ट्रेडिशनल टेल्स होते हैं, इनसे सीखा है। क्योंकि अगर हिस्टोरिकल होता तो भाई वो प्रमाणित होता, लेकिन ये प्रमाणित बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे ट्रेडिशनल टेल्स।
और भाई इस एक्सट्रैक्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड क्राइड एज यूज इन लाइन ऑफ 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। कहा गया है बच्चों कि हमें बताना है कि क्राइड जो बोला गया है इसमें एक्सट्रैक्ट 1 में, ठीक है, वो क्या दर्शाता है, मतलब क्यों मतलब उतना तेज चिल्लाता है कि क्या हुआ था ऐसा। तो भाई यहाँ तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी शो अ वाइट टाइगर इन द सेंचुरी। अब भाई जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा उससे ये क्वेश्चन नहीं लिया गया है, ये आपके चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। जो आपका चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इसका मतलब भारत की कुछ झलक, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन आउट ऑफ द टॉपिक था लेकिन आपके चैप्टर में से था, तो आपको चैप्टर याद होगा तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अब हम आते हैं इसके और पार्ट में, और पार्ट देखते हैं जो कि हमारा कहाँ से लिया गया है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये तो अब जो आपका लास्ट पोएम है वहां से लिया गया है, लास्ट चैप्टर है आपका वहां से लिया गया है, फुटप्रिंट विदाउट फीट का। तो चलो इसको पढ़ते हैं। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ डैम स्टिफली। कहा गया है कि भाई वो कहता है कि वो उन्होंने विटामिन पकड़ा हुआ था बहुत, मतलब स्टिफली, स्वेलो विटामिन, और कहता है कि इसको पियो, विटामिन को पियो। दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली। कहा गया कि वो विटामिन को पीते हैं एक साथ, मतलब गटक जाते हैं एक तरीके से, गल्प मतलब होता है कि एक साथ वो सारे विटामिन को गटक जाते हैं। दे ओपन देयर आईज वाइड, वो अपनी आंखों को भाई खोलते हैं चौड़ी तरीके से। देयर हेड शेक, भाई उनका ना सर चकराने लग जाता है। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और भाई वो अपना सर अपने माथे पर रख देते हैं कि यार क्या हो रहा है, क्योंकि भाई उन्होंने विटामिन खा लिया था, और विटामिन खाने के बाद पता है आपको क्या होता है कि भाई बहुत जल्दी असर करना शुरू करता है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। भाई वो विटामिन क्यों खिलाता है, इसका भी तो कुछ रीज़न होगा। तो उसका रीज़न क्या है, एक बंदा है थिंक टैंक, वो कहता है एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर द कोड। कहा गया कि चलो अब तुमने विटामिन खा लिया है या पी लिया है, अब क्वेश्चन मतलब इस कोड को सुलझाओ, समझो इस कोड को कि इस कोड में क्या बोला गया है। सब कहते हैं इट शेल बी डन सर, कहते हैं कि सर ये हम कर देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। वो सारे बुक को पलटते रहते हैं और देखते रहते हैं। ओमेगा कहता है आहा, आयोटा कहता ओहो, ऊप कहता है भाई हंसते हुए कहता है हा हा हा, भाई थिंक टैंक कहता है व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। वो कहता है कि भाई इसका क्या मतलब है मुझे बताओ, और इसको ट्रांसक्राइब करो, मतलब मेरी लैंग्वेज में इसको बताओ। ओमेगा वो कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में बताओ। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन बोला गया है। तो इसके बेस पर अगर हम आंसर देखें तो किस तरीके से लिखेंगे, देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूसेज ऑफ द वर्ड प्रेजेंट फ्रॉम लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। कहा गया है कि भाई हमें एक वर्ड बताना है जिसका मतलब होता है प्रेजेंट, एक्सट्रैक्ट 1 से। तो भाई इसमें लिखेंगे हम कि आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फर्मली, क्योंकि प्रेजेंट वर्ड उसी में बोला गया है, ना कि कहीं और बोला गया है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है भाई। इसमें हमें सुटेबल वर्ड डालना है, जैसे फ्रॉम के बाद हमारा स्माइल आया, ठीक है, तो ग्लूमली के बाद हमारा आएगा ब्राइटली, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम इसको पूरा कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द रीजन व्हाई ऑल क्रू मेंबर्स वर आस्क्ड टू हैव विटामिन्स। अब हमें बताना है कि भाई जितने भी क्रू मेंबर्स थे उन सब ने विटामिन क्यों पिया या विटामिन क्यों खाया, क्या रीजन था उसके पीछे, ठीक है। तो भाई ऑप्शन देखते हैं क्या है भाई। बूस्ट देयर फिजिकल एनर्जीज, अडेप्ट देयर सर्कमस्टेंसेस, क्विकली टर्न ऑल द पेजेस, अकम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क। भाई उनको भाई एक टास्क दिया गया था, क्या टास्क था, ऊपर अगर देखोगे कि भाई आप तुम्हें कोड को समझना है, कोड को सुलझाओ, ठीक है। तो वो एक टास्क था जो उनको मिला था। अब भाई वो इतने थके हुए थे कि वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि चलो विटामिन खा लो तुम, विटामिन पीने के बाद या खाने के बाद तुम्हारे एनर्जी आएगा जिससे तुम टास्क को कंप्लीट कर पाओगे। अगला है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड थिंक टैंक मोस्ट लाइकली वांट ओमेगा टू डू व्हेन ही सेड ट्रांसक्राइब। अब भाई अकॉर्डिंग मतलब इस एक्सट्रैक्ट में जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग बताना है। व्हाट डिड थिंक टैंक मोस्ट लाइकली वांट, मतलब थिंक टैंक ओमेगा से क्या चाहता था कि भाई क्या ट्रांसक्राइब करे, कि तुमने क्या ऐसा पढ़ लिया है कि मुझे बताओ अपने मेरी लैंग्वेज में कि तुमने क्या पढ़ा है। तो भाई इसमें 5 पॉइंट बोल रखे हैं। अब क्या है, रीड अलाउड, ट्रांसलेट, मेक नोट्स, इंटरप्रेट, रिकॉर्ड रिएक्शन।
अब भाई देखो, अगर वो बोला कि रीड अलाउड तो वो कर ही रहा था, लेकिन उसको समझ नहीं आता क्योंकि वो अलग लैंग्वेज बोलता था। ट्रांसलेट, पहला पॉइंट तो हमारा ट्रांसलेट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला मेक नोट्स, भाई नोट्स बनाएगा तो क्या फायदा, वो तो चाहता था सुनना। इंटरप्रेट, भाई तुमने क्या समझा उसके बारे में मुझे बताओ। रिकॉर्ड रिएक्शन का वो क्या करेगा। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन बी है 2 एंड 4, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस एक्सट्रैक्ट के। क्या है कि द प्ले राइट प्लेसेस certain word and sentences in brackets in the given extract. List any ways this benefit both director and actors. दो हमें बताने हैं वेज, ठीक है। यहाँ 2 लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन 2 लिखा होना चाहिए कि लिस्ट एनी 2 वेज, मतलब जो ये बेनिफिट डायरेक्टर और एक्टर्स सबको बेनिफिट देते हैं। तो लिखेंगे हम हेल्प एक्टर्स एंड डायरेक्टर गेन क्लैरिटी अबाउट द इमोशन एंड गेस्चर रिक्वायर्ड while परफॉर्मिंग और डायरेक्टिंग, हेल्प्स विद अंडरस्टैंडिंग स्टेज सेटिंग एंड मूवमेंट्स। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब अगला है हमारा जो पोएम के बेस पे है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ ए वाला ही पार्ट बताऊंगा, बी वाला पार्ट मैंने इसमें इंक्लूड भी नहीं किया है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं एक ही आपको बताऊंगा क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आपका एग्जाम कल ही है। तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये द ट्रीज से लिया गया है और ट्रीज जो आपका पोएम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। भाई जो भाई ट्रीज थे वो भाई अब फॉरेस्ट में जाने लग गए हैं काफ़ी तेज़ी से, ठीक है। जो फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं थे वहाँ ट्रीज भाई अब मूव करने लग गए हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज, भाई जो ये फॉरेस्ट है वो इतने दिनों से खाली था। वेर नो बर्ड कुड सिट नो इंसेक्ट हाइड, जहाँ भाई कोई भी पक्षी ना तो बैठ पाता था और कोई भी इंसेक्ट छुप भी नहीं पाता था। नो सन बरी इट्स फिट इन शेडो, और भाई सन भी अपने भाई पैर को वहाँ पे जंगल में रखता था तो भाई उसकी शेडो नहीं पड़ती थी, ठीक है, काफ़ी दिनों से। क्योंकि आपको पता है कि एक पेड़ पे अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी शेडो बनती है, लेकिन अगर कोई पेड़ हो ही ना तो वहाँ शेडो बनेगी नहीं। तो भाई इसकी जब भी सन अपने पैर रखता है उस जमीन पे तो शेडो बनता ही नहीं था, ठीक है। यहाँ एक तरीके से ना पर्सोनिफिकेशन किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच का एक बात किया गया है कि भाई सन के फीट दिखाए गए यानी सन के पैर दिखाए गए हैं, लेकिन सन के पैर बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, अब भाई जो फॉरेस्ट है भाई रात इतने रातों से मतलब खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, लेकिन कल सुबह तक इसमें इतने ट्रीज हो जाएंगे जितने हमने सोची भी नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से ये पोएम हमारा खत्म हो जाएगा। हम इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि इट इज क्लियर दैट पर्सोनिफिकेशन, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि पर्सोनिफिकेशन आपका एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से हम कंपेयर करते हैं, जैसे सूरज, ट्रीज, कोई टेबल, इनको जब ह्यूमन से हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो लिखेंगे इट इज क्लियर दैट पर्सोनिफिकेशन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर नो सन बरी इट्स फेट, ठीक है। भाई कहाँ ये पोएटिक डिवाइस है कि भाई पोएट ने इसको यूज किया है एक तरीके से। तो भाई ये क्या बोला गया कि नो सन बरी इट्स फेट, कि भाई सन अपने पैर को नहीं मतलब रख पाता। बिकॉज अब भाई इसमें क्यों बोला भाई पर्सोनिफिकेशन क्यों यूज किया, तो लिखेंगे यहाँ पे कि द सन विच इज नॉन ह्यूमन इज एट्रीब्यूटेड द ह्यूमन फीचर ऑफ हैविंग फीट, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ गया है, सन को हमने कंपेयर किया है ह्यूमन से, जो कि सन हमारा नॉन ह्यूमन है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पोएट हैज यूज्ड पोएटिक डिवाइस इन द गिवन लाइन्स, व्हाट इफेक्ट डज शी विश टू क्रिएट बाय इट्स यूज। द पोएट यूज द पोएटिक डिवाइस, भाई कहा गया है कि पोएट ने ना फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है जो नीचे लाइन दिया गया है, ठीक है। तो भाई उसका यूज क्या करना चाहता है वो कि नो बर्ड कुड सिट नो इंसेक्ट हाइड नो सन्स। तो भाई वो ना एम्फसाइज करना चाहता है, बताना चाहता है, ठीक है। कंपैरिजन नहीं करना चाहता, राइम भी नहीं करना चाहता और ह्यूमर भी नहीं करना चाहता, एम्फसाइज करना चाहता है वो, ठीक है। तो ये लिख देंगे भाई इसलिए उसने पोएटिक डिवाइस का यूज किया, जिससे हमें ये पढ़ने में भी मजा आया, ठीक है। अगला देखते हैं
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द एक्सट्रैक्ट यूजेस ट्री ए सिंबल फॉर कंजर्वेटिव पीपल। नहीं भाई, कंजर्वेटिव पीपल के लिए हमें ये ट्री बिल्कुल भी नहीं बोला गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। ठीक है भाई, हमें बताना है एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन इसमें आए उसको, कि द आइडिया ऑफ फॉरेस्ट दैट हैज़ बीन एम्प्टी ऑल दिस डेज इज। भाई फॉरेस्ट, अगर हमने किसी चीज़ का फॉरेस्ट नाम दिया है ना, यानी वहाँ पे ट्रीज की कमी नहीं होने वाली, तभी हम उसको फॉरेस्ट कहते हैं। अगर मैं रेगिस्तान बोलता हूँ तो रेगिस्तान में ऑब्वियस ही बात है खाली बालू बालू होगा, अगर वहाँ बालू ना हो बिल्डिंग हो जाए तो वो भाई रेगिस्तान होगा। तो भाई अगर मैंने फॉरेस्ट बोला तो वहाँ पे भाई हमेशा ही क्या होगा, जहाँ सारे ट्रीज होंगे। तो भाई इस तरीके से जो ये बोला गया है कि द आइडिया ऑफ फॉरेस्ट दैट हैज़ बीन एम्प्टी ऑल दिस डेज, ये भाई हो ही नहीं सकता, ये अननेचुरल है, बिल्कुल भी नेचुरल चीज़ नहीं है। ठीक है, फॉरेस्ट को फॉरेस्ट हम इसलिए कहते हैं कि वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाउ डज द यूज ऑफ इंजाममेंट इम्पैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट। तो बताना है भाई कि इंजाममेंट के यूज से, भाई एंजायमेंट का मतलब मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों मुझे भी नहीं मालूम है, तो इसका कोई आंसर आप खुद ढूंढना, आप सोच रहे इसका क्या होगा। ठीक है, एंजायमेंट का मतलब एक तरीके से बच्चों आपको जंजीर टाइप भी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी मेरे को नहीं मालूम है। ठीक है, आप इसका आंसर खुद ढूंढना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से हमें 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं 40 to 50 वर्ड्स में। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन पहला क्या बोलता है, जस्टिफाई द ओपिनियन दैट द ट्रेडिशनल बेकर एंड इट्स ब्रेड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कल्चरल एंड सोशल फैब्रिक ऑफ गोवा सिटी। कहा गया है बच्चों कि भाई हमें ओपिनियन देना है किस पे, कि जो ट्रेडिशनल बेकर होते हैं और उनके जो ब्रेड होते हैं वो सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं किस में, कल्चरल एक्टिविटी में और सामाजिक एक्टिविटी में गोवा की सोसाइटी में। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे। बच्चों ये ध्यान देना कि ये हमारा क्वेश्चन ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से लिया गया है। ठीक है, इसका हम आंसर लिखेंगे कि द ट्रेडिशनल बेकर एंड हिज ब्रेड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कल्चरल एंड सोशल फैब्रिक ऑफ गोवा सिटी। कि भाई जो हमारा ट्रेडिशनल बेकर्स होते हैं और उनके ब्रेड होते हैं वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे जो सांस्कृतिक होता है या सामाजिक कल्चर होता है गोवा सोसाइटी का, उसमें। तो लिखेंगे द पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड टू गोवा। भाई जो पोर्चुगीज होते हैं ना वो भाई इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, ब्रेड को। ठीक है, जो ब्रेड के जो मुलायम ब्रेड होता है ना उनको गोवा में लाता है। दे लेफ्ट बट द ब्रेड मेकर्स रिमेन। भाई वो चले जाते हैं लेकिन वो जो ब्रेड मेकर्स होते हैं ना काफ़ी यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि भाई वो आते हैं तो वो खुद तो काम करना चाहते नहीं है, वो भाई लेबर्स को लगाते हैं और लेबर्स वहाँ के सीख जाते हैं कि किस तरीके से हम ब्रेड बना पाए। तो वो भाई वहाँ पे जो ब्रेड मेकर्स होते हैं ना वो रह जाते हैं। एंड देयर एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और जो उसके पुराने चीज़ें जो चीज़ थी जो उन्होंने टाइम के साथ टेस्ट किया था, क्या कि भाई किस तरीके से हम इसको अच्छा बना सकते हैं, वो अभी तक जिंदा है। द बेकर्स ब्रेड वॉज नॉट जस्ट अ फूड आइटम। भाई जो बेकर्स के ब्रेड थे ना वो भाई फूड आइटम नहीं थे, लेकिन वो एक बहुत एसेंशियल पार्ट थे गोवा के भाई कल्चर के लिए। ठीक है, बहुत एसेंशियल पार्ट बन चुके थे वो। नॉट जस्ट अ स्टेपल फूड आइटम बट ऑल्सो सर्व्ड एज अ सिंबल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। भाई वो सिर्फ एक फूड नहीं था उनके लिए, वो भाई एक सिंबल अदा करता था उनके सामाजिक चीज़ में, और फिर उनके जो आर्थिक स्टेटस था उनका उसमें भी, इकोनॉमिक स्टेटस में भी मदद करता था उसमें। द ट्रेडिशनल बेकर एंड हिज ब्रेड प्लेड अ वाइटल रोल इन लोकल कॉमर्स। कॉमर्स बेकर वुड सेल हिज ब्रेड बाय गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, क्रिटिकल रोल इन लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड। अब भाई जो ट्रेडिशनल बेकर होता है ना वो भाई एक वाइटल रोल अदा करता है लोकल कॉमर्स, जो छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो उनके लिए भाई बहुत वाइटल रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं वो भाई बहुत ब्रेड खाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे दुकान होते हैं या छोटे छोटे कॉमर्स वाले बंदे होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो भाई हाउस टू हाउस जाके क्या करते हैं, ब्रेड को बेचते हैं। अब भाई वहाँ पे काफ़ी लोग ब्रेड काफ़ी अच्छे से खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, तो वो ब्रेड खरीद लेते हैं। इससे भाई जो लोकल कॉमर्स वाले बंदे होते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बेबी सीगल्स फियर। कहा गया है बच्चों कि हमें इस जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे हमें बताना है कि भाई स्टेटमेंट क्यों दिया गया है, क्या बोला गया है
बेबी सीगल के फियर के बारे में, उसके डर के बारे में, कि फियर डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स अदर देन वंस माइंड, कि भाई फियर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक खेल है। एक डर हमारे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता भाई, कहीं भी नहीं होता, लेकिन वो हमारा दिमाग होता है वो डर को बनाता है। तो लिखेंगे इसका आंसर, इन हिज फर्स्ट फ्लाइट द बेबी सीगल्स फियर इज बेस्ड ऑन हिज ओन डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज, कि भाई जो बेबी सीगल होता है ना, उसका फियर क्या कहाँ होता है भाई, उसका डर कैसा होता है कि भाई मैं उड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, भाई इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसा कि जो उसके मदर फादर होते हैं उसको कहते हैं बार बार कि भाई उड़ जा उड़ जा, लेकिन एक दिन क्या होता है कि भाई एक दिन इसकी जो मदर होती है बेबी सीगल की, वो इसे खाना ही नहीं देती है, जिसकी वजह से भाई ये भूख के कारण बढ़ता है आगे, और भाई जैसे ही वो बढ़ता है ना, तो अपने जो विंग्स होते हैं उसको भाई फ्लैपिंग करना शुरू कर देता है। फ्लैपिंग करना शुरू करता है ना, तो गलती से वो आप पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, इस तरीके से वो उड़ने लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे, हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओनली एग्जिस्ट इन हिज माइंड। अब भाई जो फियर ऑफ फ्लाइंग था उसका, वो उसके माइंड में था, क्योंकि जब उसे भूख लगा तो वो खुद ही उड़ना सीख गया था, लेकिन जब तक वो डरता रहा तो वो डरता ही रहा। वंस ही फाइनली गैदर्स करेज एंड फ्लाइज, अब भाई एक दिन उसने क्या किया कि भाई उसने हिम्मत जुटा ली कि भाई मैं भूखा हूँ, मैं इस खाने को लेकर रहूंगा, मैं उड़ के दिखाऊंगा, और वो भाई उड़ जाता है। He realizes that the fear was not grounded in reality. उस दिन उसने रियलाइज किया कि जो डर है वो हमारे आसपास नहीं होता, लेकिन वो हमारे मेंटल स्ट्रक्ट होता है, मतलब हमारा दिमाग बनाता है डर को। ठीक है, यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि किटी वॉज अ ट्रस्टेड फ्रेंड टू एने, एलेबोरेट, कि भाई किटी जो होती है वो एक भाई एनी की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। अब भाई जिस बच्चों को नहीं पता उसको बता दूं, किटी एनी की डायरी का नाम होता है। ठीक है, डायरी का नाम होता है, और ये वर्ल्ड वॉर 2 में जब भाई वहाँ पे जो नाजीज होते हैं ना, वो भाई बहुत अत्याचार कर रहे होते हैं इनके ऊपर, तो भाई एने जो डरी हुई होती है, काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, तो भाई वो डर इजहार नहीं कर सकती किसी के सामने कि कब कोई जाके भाई मुंह खोल दे, तो वो अपने डायरी में ना हर एक चीज़ लिखती थी, और अपने डायरी का किटी नाम रखती है। जब एनी की डेथ हो जाती है, तब उसके फादर इस डायरी को पब्लिश कर देते हैं, और भाई काफ़ी तेज़ी से ये बिकने भी लगती है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर लिखेंगे, मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया इसके बारे में। अब इसका आंसर देखते हैं कि किटी वॉज अ ट्रस्टेड फ्रेंड टू एने। भाई किटी होती है वो एक ट्रस्टेड फ्रेंड होती है एने की। कैसे? अलाउड हर टू एक्सप्रेस हर थॉट्स एंड फीलिंग्स फ्रीली विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन। क्यों भाई? कि भाई उसको अलाउ करती है कि अपने थॉट्स को इजहार करो, अपने फीलिंग्स को इजहार करो, किसी भी डर और किसी भी रिजेक्शन के बिना, क्योंकि भाई वो एक डायरी है, डायरी में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको डरने की क्या जरूरत थी। Provided her with a space to confide in and unburden herself to, serving as form of therapy for loneliness and isolation। भाई वो क्या करता था, एक तरीके से उसको एक स्पेस देता था कि भाई तुम इतने बर्डन में रहती हो, तो तुम ना अपने कुछ चीज़ें इजहार कर दो लिखने से, जिससे क्या होगा कि तुम्हें एक थेरेपी मिलेगी, और जो तुम अकेली रहती हो उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो ना एक तरीके से आइसोलेट थे, एक ज़मीन के नीचे घर बना के रहते थे, तो उससे तुम्हें बहुत राहत मिलेगी अगर तुम डायरी में कुछ लिख देते हो, अपनी जितनी भी चीज़ें फील करती हो। आई कुड नॉट टॉक बैक बट एक्ट ऑफ राइटिंग एंड personifying द डायरी एज अ फ्रेंड gave an a sense of comfort and companionship। और बोला गया है कि भाई मैं मतलब बोल नहीं सकती, लेकिन जो मैंने अपनी डायरी को पर्सोनिफाइंग किया, मतलब एक जो डायरी है वो नॉन लिविंग थिंग है या नॉन ह्यूमन थिंग है, उसको मैंने एक ह्यूमन का नाम दिया, जो कि मैंने किटी नाम दिया, और जिसको मैंने अपना फ्रेंड बनाया। वो मुझे कंफर्ट देता है और एक दोस्ताना चीज़ दिखाता है मुझे। प्रोवाइडिंग हर विद द आउटलेट टू प्रोसेस हर इमोशन एंड कोप विद चैलेंजेस, जहाँ वो अपने इमोशन को कह पाती थी और जितने भी चैलेंजेस को ना भाई ओवरकम कर पाती थी और जीत जाती थी उन चीज़ों को। तो भाई इस तरीके से ये आंसर भी हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों कि एक्सप्लेन व्हाई द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरी एंड इन फायर। यहाँ पे हमें बताना है कि भाई जो पोएट है उसको ऐसा क्यों लगता था कि जो हमारी दुनिया है वो आग से ही बर्बाद हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी, ऐसा क्यों लगता था। तो बताएंगे भाई कि भाई ये पोएम हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, जिसका नाम है फायर एंड आइस। अब हम देखते हैं को क्या आंसर हो सकता है कि इन द पोएम फायर एंड आइस द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट
suggests that the world could end either in fire, symbolizing desire and passion. ठीक है, कहा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला कि यार जो वर्ल्ड है ना हमारा वो फायर से खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि भाई अब लोगों में ना डिजायर है, पैशन है, मतलब डिजायर कि भाई उनके अंदर ना किसी भी चीज जैसे होता है ना कि और दो, तो वो चीज उनके अंदर बहुत है कि भाई वो किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं है बिल्कुल भी, कि भाई आज मैंने इतने पैसे कमा लिए तो मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। उनको भाई और चीजें चाहिए, जिससे भाई वर्ल्ड को हम कह सकते हैं कि भाई फायर से समाप्त हो जाएगी। एक तरीके से सिंबलाइज किया गया है फायर को डिजायर और पैशन से। और आइस को रिप्रेजेंटिंग हेट्रेड एंड इंडिफरेंस, और आइस को भी भाई किससे किया गया है? हेट्रेड, घृणा से, इंडिफरेंस, भाई इन चीजों से इसने आइस को भी रिप्रेजेंट किया है। He personally feels that the world's fiery emotion such as desire are more likely to lead its destruction. अब भाई इतने इमोशन देने के बाद भी पोएट को ये लगता है ना कि जो डिजायर चीज है ना, जो फायर का पार्ट है एक डिजायर, वो भाई बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का भाई पार्ट है। कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन अगर दुनिया में आएगी ना तो डिजायर के वजह से ही आ सकती है। बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर्स टेंडेंसी फॉर इंटेंस अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स, भाई ये क्या दर्शाता है कि भाई ह्यूमंस के जो फीलिंग्स होती है ना वो कंट्रोलेबल बिल्कुल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है। कि भाई वो फीलिंग्स जो होती है ना कि भाई मेरे को इतना मेरे को मिल चुका है तो मुझे यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती। इनको ना और चाहिए, फिर उसके बाद और चाहिए। इससे क्या होता है कि जो उनके डिजायर होते हैं ना वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन रीजन वाई द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन इज मोर फेबल देन बल्लाड। बताना है बच्चों की, हमें रीजन बताना है कि द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन इज मोर फेबल देन बल्लाड। इसको बताना है हमें, तो लिखेंगे कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज मोर ऑफ अ फेबल देन अ बल्लाड बिकॉज इट टीचेस अ मोरल लेसन थ्रू एनिमल कैरेक्टर्स। क्या भाई? क्योंकि वो भाई एक मोरल मतलब नेचर को हमें दिखाता है कि भाई एनिमल जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो भी काफी अच्छे होते हैं। द ड्रैगन custard represent courage and the poem uses the behavior of animals to convey the lesson that appearance can be deceiving and bravery comes from within। अब भाई इसमें बताया गया कि जैसे कि एक ड्रैगन था, एक कस्टर्ड था, वो दिखाता है किस चीज को? हिम्मत को दिखाता है, अपने बिहेवियर दिखाता है कि किस तरीके से उनकी जो स्टार्टिंग में जो वो डरते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, लास्ट में क्या जाके भाई वो बहादुर बन जाते हैं, ब्रेवरी दिखाते हैं कि भाई जो ब्रेवपन होता है ना, जो बहादुरी होती है वो अंदर से आती है, ना कि वो बाहर से आती है। अ फेबल टिपिकली यूजेस एनिमल टू टीच सच लेसन्स। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं बच्चों 9th क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने हैं कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। तो चलो बच्चों इसको भी कर देते हैं। बच्चों क्वेश्चन है, द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी is a powerful example of the importance of saying no. Explain। कहा गया है बच्चों कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है ना एक पावरफुल एग्जाम्पल है किस चीज का? भाई नो कहने का। तो लिखेंगे बच्चों कि इन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी द नरेटर हाईलाइट्स हाउ डॉक्टर हैरियट रिफ्यूजल टू गिव इन टू मिस्टर पम्फ्रेस पैम्परिंग ऑफ ट्रिकी इज क्रूशियल टू हिज रिकवरी। बोला गया कि भाई यहाँ पे ना जो टाइप ऑफ सर्जरी में क्या बोला गया, नरेटर जो डॉक्टर हैरियट था, भाई नरेटर ने बोला कि डॉक्टर हैरियट ने किस तरीके से बोला मिसेस पम्फ्रे को कि जो तुम पैम्पर करते हो ना, जो तुम इतने अपने डॉग को प्यार करते हो, वही भाई इसके रिकवरी के लिए बहुत क्रूशियल पार्ट होने वाला है। बाय सेइंग नो टू हर एक्सेसिव लव एंड ओवर फीडिंग ही सेट्स द स्टेज फॉर द डॉग्स बेटर हेल्थ। भाई जब उसने नो बोला इस चीज के लिए, तो भाई वो दिखाता है कि भाई कि तुम अगर काफी ज्यादा किसी चीज को लव करते हो या उसको बहुत ज्यादा खिलाते हो, तो भाई उससे क्या होगा कि जो ट्रिकी को पता है आपको कितना बीमार पड़ गया था, वो चल भी नहीं पाता था, उसको पूरी बॉडी में दर्द होता था, इतना मोटा हो चुका होता था। भाई इससे क्या हुआ? भाई वो डॉक्टर हैरियट ने एक चीज सेट किया कि भाई अगर इस डॉग की अगर हेल्थ को अच्छा करना है तो उसको ओवर फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करवाना है। शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग टफ डिसीजन फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। भाई यहाँ पे बताया गया कि भाई छोटे छोटे जो डिसीजन होते हैं, जो मुश्किल डिसीजन होते हैं, वो भाई लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट हमें दे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट वन लाइकली रीजन टू राइटर ऑफ द मिडनाइट विजिटर चोज टू कैरेक्टराइज ऑजेबल एज शॉर्ट एंड फैट। बोला गया है कि भाई हमें बताना है कि राइटर ने द मिडनाइट विजिटर जो चैप्टर है
उसमें जो ओजेबल का कैरेक्टर है वो छोटा और मोटा क्यों बोला, क्या रीजन था बोलने का? तो लिखेंगे द राइटर लाइकली कैरेक्टराइज ओजेबल एज शॉर्ट एंड फैट टू कॉन्ट्रास्ट हिज फिजिकल अपीयरेंस विद हिज क्विक थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। क्यों भाई उसको ऐसा कैरेक्टराइज किया? क्योंकि भाई शॉर्ट एंड फैट भाई किस चीज़ को दिखाता है? उसके फिजिकल अपीयरेंस को दिखाता है कि भाई किस तरीके से वो तेजी से सोच पाता है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस या बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। दिस क्रिएट्स एन आयरनिक इफेक्ट। अब भाई आप किसी भी मोटे और छोटे बंदे को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो यार अनपढ़ ही होगा, अनपढ़ बोलो तो इसको इतना नहीं मालूम होगा। तो भाई एक तरीके से दिखाता है कि भाई किस तरीके से एक शॉर्ट एंड फैट बंदा इतना इंटेलिजेंट हो सकता है, क्विक थिंकिंग वाला हो सकता है। भाई ये हमें ना आयरनिक इफेक्ट दिखाता है, यहाँ से हमें गूज़बम्स आते हैं पढ़ने में कि भाई मज़ा आ रहा है, तो ये आयरनिक इफेक्ट होता है। एज ओजेबल डजंट फिट द टिपिकल इमेज ऑफ सीक्रेट एजेंट। क्योंकि भाई जो ओजेबल होता है वो बिल्कुल फिट नहीं होता कि भाई एक एजेंट जो भाई छोटा सा मोटा सा कैसे हो सकता है कोई एजेंट ऐसा। मेकिंग हिज रिसोर्सफुलनेस एंड करेज इवन मोर इम्प्रेसिव इन द फेस ऑफ डेंजर। जो भाई ये चीज़ें जो गलत गलत चीज़ें उसके बारे में दिखाई जा रही थी कि भाई वो छोटा मोटा है भाई, और जो सीक्रेट एजेंट है वैसा भी नहीं लगता, बेकार सा बंदा लगता है। तो भाई ये चीज़ें से भाई जो राइट बंदे जो पढ़ते हैं ना उनको लगता है कि यार कैसा सा बंदा है, लेकिन जब उसकी क्विक थिंकिंग और उसकी इंटेलिजेंस देखी जाती है आगे तो काफ़ी लोगों को ना वो इम्प्रेसिव लगने लग जाता है कि किस तरीके से उसने डेंजर को फेस किया और अपने क्विक थिंकिंग से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसका क्या है, हाउ डज एजुकेशन प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन भोलीज लाइफ। भाई एजुकेशन जो है वो भाई भोली के लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। तो लिखेंगे एजुकेशन प्लेज अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन भोलीज लाइफ। इट हेल्प्स हर गेन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, enabling her to stand up for herself and challenge societal norms। कहा गया है कि भाई वो उसको दिखाता है कि किस तरीके से तुम अपने कॉन्फिडेंस को गेन करो, कॉन्फिडेंस में रहो, अपने आप की अहमियत समझो, और भाई कैसे अपने लिए खुद के लिए खड़े हो, और जितने भी सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स होते हैं, जितने भी रूढ़िवादी जितने भी चीज़ें होती हैं उसको भाई तुम फेस करो। अगर तुम इन चीज़ों को फेस करोगे, चैलेंज करोगे, तभी तुम कुछ कर सकते हो। empowers her to break free from the chains of patriarchy and choose her own path। अब भाई जो पुराने चीज़ें चलती थी उन चीज़ों को उसने तोड़ा और बोला कि भाई मैं अपने पाथ पे चलूंगी, अपने रास्ते पे चलूंगी। It also enables her to recognize and resist oppression and inequality, making her an agent of change in her community। Through education, Bholi becomes an embodiment of the transformative power of knowledge and its ability to change societal norms। इस तरीके से बच्चों भोली की एजुकेशन ने काम दिया उसकी पूरी लाइफ में। ठीक है, अब हम 10th क्वेश्चन देखेंगे क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। 6 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम देखेंगे कि both the lessons from the diary of Anne Frank and Madam Ride the Bus talk about young girls carving their way through various difficulties, problems that come across them and do something unique। Examine the similarities and difference between them। कहा गया है बच्चों कि हमने 2 चैप्टर पढ़े, 2 लेसन पढ़े, इसके बारे में, डायरी ऑफ एने फ्रैंक के बारे में और मैडम राइड बस वल्ली के बारे में, जहाँ पे 2 यंग गर्ल्स के बारे में बताया गया है कि भाई किस तरीके से वो अपने जो डिफ़िकल्टीज थी, प्रॉब्लम्स थी, उनको वो पूरा करती है। वल्ली को मन था कि भाई मैं रोज़ एक बस को देखती थी जाते हुए, उसमें मुझे राइड करना है। और एनी फ्रैंक किस तरीके से रहती थी जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो भाई इन दोनों के जो भाई एक्सपीरियंस होगा जाहिर सी बात है कि यूनिक होगा। तो भाई इनकी हमें कुछ सिमिलरिटीज़ बतानी है और डिफरेंस बताना है इनके बारे में। लिखेंगे आंसर में कि both from the diary of Anne Frank and Madam Ride the Bus focus on young girls overcoming difficulties and stepping out of their comfort zone। कि भाई दोनों ही यंग गर्ल्स के बारे में बताता है और किस तरीके से दोनों ने अपने डिफिकल्टीज को ओवरकम किया, पूरा किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। Anne Frank in her diary reflects on the hardship she faces in hiding during Holocaust, showing her maturity and resilience। कहा गया कि भाई जो एनी फ्रैंक है वो अपनी डायरी में बताती है कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जीती थी, किस तरीके से वो छुपी हुई थी होलोकॉस्ट में, जो भाई वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस समय वो छुपी थी, और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी वो बहुत हार्ड थी।
जहां वो दिखाती है अपने आप को मैच्योरिटी और रेजिलियंस को कि किस तरीके से उसने उस समय अपने आप को संभाल के रखा और डायरी में हर एक चीज लिखती गई। बट सिमिलरली वर्ली मैडम राइड द बस डिस्पाइट हर यंग एज शो अ ब्रेवरी बाय टेकिंग अ बस राइड टू द सिटी अलोन। अब भाई अगर हम वल्ली को देखें तो भाई वो भी यंग एज की थी, 8-10 साल की थी वो भी। वो भाई बहादुर मतलब बहादुरी दिखाती है कि भाई मैं आज निकलूंगी और बस राइड करके दिखाऊंगी। अगर यहाँ पे देखो जो एनी होती है ना भाई, वो जो चीजें थी उसके साथ जो होती थी वो उसके भाई इंटरनली होती थी। लेकिन जो ये मैडम राइड द बस है ना, उसने एक्सटर्नल चीज किया क्योंकि उसको बाहर घूमना था। लेकिन एने को तो भैया एक ही जगह रह के ही सब कुछ करना होता था, जहां उसको एक एक खाने के लिए भी काफी दिक्कत हुआ करती थी। ओवरकमिंग हर फियर्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन while any journey is emotional and filled with the tension of war। भाई जहाँ पे हम देखें कि जो एर्नी की जर्नी होती है वो बहुत इमोशन होती है और भाई बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, बहुत दिक्कतें उसको सामना करना पड़ता है इस वॉर में। जबकि जो वल्ली होती है इस अबाउट इंडिपेंडेंस एंड क्यूरियोसिटी। जो वल्ली की जिंदगी होती है वो इंडिपेंडेंस की जैसे होती है और क्यूरियोसिटी से भरी होती है, क्योंकि उसे बस का सफर करना था और भाई बस के सफर के लिए उसको इंडिपेंडेंट होना पड़ता। तो वो घर से एक दिन बाहर निकल जाती है और भाई वो बस का टिकट भी लेती है और एक मैडम की तरह टिकट लेती है कि जो बड़े आदमी जैसे होते हैं ना अडल्ट लोग, उनकी तरह टिकट मांगती है कि सर मुझे टिकट दो। उस समय जो वो कंडक्टर होता है वो एक उपाधि देता है वल्ली को कि मैडम मैडम बोलता है उसको, वो उपाधि देता है उसी लिए। बोथ स्टोरी हाईलाइट द गर्ल्स करेज। दोनों ही स्टोरी जो गर्ल्स है लड़कियों की हिम्मत दिखाती है। लेकिन जो एनी स्ट्रगल इज मोर इंटरनल। जो एनी की स्ट्रगल होती है ना भाई, वो भाई इंटरनल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो वल्ली की होती है वो क्या है, एक्सटर्नल होता है और जो एडवेंचर से भरा होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये वाला आंसर भी हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की मिजबिल एंड द टाइगर बोथ वर लुक्ड आफ्टर बाय ह्यूमंस। एज्यूम दे बोथ मीट ईच अदर इन द जू एंड हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर लाइफस्टाइल एंड फीलिंग। कहा गया है भाई कि मिजबिल एंड टाइगर दोनों ही दोस्त होते हैं भाई, दोनों ही भाई ह्यूमंस को देख रहे होते हैं। अब भाई एज्यूम करना है हमें कि दोनों ही जू में मिले और एक कन्वर्सेशन होता है इनमें। ठीक है, तो राइट द कन्वर्सेशन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिजबिल द ऑटर एंड टाइगर इन द जू। भाई हमने जो समझा मिजबिल द ऑटर चैप्टर पोयम पढ़ के और द टाइगर इन द जू इसको पढ़ के, उसके बेस पे हमें बताना है कि इसका कन्वर्सेशन क्या होगा। तो लिखेंगे बच्चों कि ये पूरा हमारा होगा कि लिखेंगे मिजबिल द ऑटर कहता है, हेलो देयर, आई एम मिजबिल एंड आई हैव बीन लिविंग विद ह्यूमंस, माय लाइफ हैज चेंज सो मच। भाई ये कहता है टाइगर को कि हेलो मैं मिजबिल हूँ, मैं भाई ह्यूमन के साथ रहता हूँ और मेरी लाइफ ना भाई बिल्कुल ही चेंज हो गई है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ ह्यूमन के साथ। आई यूज्ड टू बी वाइल्ड बट नाउ आई एम टेकन केयर ऑफ। मतलब कहा गया कि भाई मैं जंगली हूँ लेकिन अब मैं अपने आप की मतलब अपना केयर कर सकता हूँ, अब मैं समझ जाता हूँ कि हाँ मुझे कहाँ क्या करना है। आई एम फेयर बाथेड एंड आई इवन हैव अ वार्म प्लेस टू स्लीप। मैं भाई नहाता रहता हूँ और भाई मेरे पास ना अच्छा प्लेस है जहाँ मैं सो भी सकता हूँ। बट आई स्टिल लॉन्ग फॉर द रिवर्स एंड द ओपन स्पेसेस, हाउ अबाउट यू। लेकिन मैं भाई चाहता हूँ कि मैं रिवर्स को देखूँ, खाली दुनिया देखूँ, जैसे आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारा क्या हाल है, पूछता है वो। टाइगर कहता है, हाय मिजबिल, आई एम टाइगर, born and bred in captivity. I am supposed to be the jungle king of the jungle, but here I am। कहा गया कि भाई मैं भाई जंगल में पैदा हुआ हूँ, वहीं पे मैंने खाना पीना खाया है, मैं भाई जंगल का राजा हूँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ कहाँ पे, एक केज में। कहाँ पे भाई, एक केज में हूँ, एक जंजीरों से भरा हुआ हूँ, कैदी हूँ मैं एक तरीके से। ह्यूमंस कम टू वॉच मी एवरी डे। भाई ह्यूमंस मुझे आते हैं रोज देखने, बट आई फील सो रेस्टलेस। लेकिन मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं करता। आई मिस द फ्रीडम टू रोम टू हंट। मैं भाई भूल गया कि किस तरीके से मैं दहाड़ा करता था, किस तरीके से मैं हंटिंग किया करता था। एंड टू फील द वास्टनेस ऑफ द फॉरेस्ट बीइंग हियर फॉर अननेचुरल। और भाई मेरा फॉरेस्ट था वो कितना बड़ा था, मैं यहाँ बिल्कुल अननेचुरल लगता है, कुछ भी चीज़ें मेरे साथ अच्छी नहीं हो रही। वही मिजबिल कहता है, आई नो वट यू मीन, दो आई एम केयर फॉर, आई मिस माई नेचुरल हैबिटेट टू। कहा गया कि हाँ मैं समझता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी केयर भी करता हूँ, मैं समझता हूँ कि नेचुरल हैबिटेट क्या था,
बट आई गेस वी हैव नो चॉइस बट टू अडेप्ट दिस लाइफ। लेकिन हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हमें ये लाइफ अडेप्ट करना ही पड़ेगा, टाइगर कहता है। यस बट इट्स हार्ड मिजबिल, लेकिन ये बहुत मुश्किल है मिजबिल। आई वॉज मेड फॉर द वाइल्ड नॉट दिस जू। भाई मैं भाई जंगली हूँ, मैं भाई जंगलों के लिए बना हूँ, इस जू के लिए, चिड़ियाघर के लिए नहीं। आई होप सम डे समवन विल अंडरस्टैंड एंड सेट मी फ्री। आई होप, मैं आशा करता हूँ किसी दिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझे बोलेगा कि अब तुम फ्री हो, जंगल जाके तुम हंट कर सकते हो, घूम सकते हो। मिजबिल कहता है आई विश दैट टू, मैं भी आशा करता हूँ कि ये हो जाए। अनटिल देन वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, लेकिन तब तक हम जो भी हैं वो अच्छा करेंगे, राइट? टाइगर कहता है यस राइट। इस तरीके से बच्चों हमने कन्वर्सेशन भी कंप्लीट कर दिया है इन दोनों के बारे में। अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें से 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन हमें करना है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है कि फिक्शन राइटर्स प्रीफर क्रिएटिंग ग्रे कैरेक्टर्स रेदर देन ब्लैक एंड व्हाइट। कहा गया है कि भाई जो फिक्शन राइटर होते हैं, जो भाई फिक्शन राइटर मतलब एक तरीके से जो सोच के लिखते हैं, सच्ची कहानी नहीं होती, जो वहां पे ना वो ब्लैक और व्हाइट कैरेक्टर को नहीं लेते हैं, ज्यादातर वो लिखते हैं ग्रे कैरेक्टर्स को। ऐसा क्यों होता है? एनालाइज दिस इन डिटेल विद रेफरेंस टू बोथ द कैरेक्टर ऑफ द थीफ स्टोरी। अब हरी सिंह और अनिल के बारे में हमें पढ़ के बताना है, थीफ स्टोरी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से क्यों होता है। तो कुछ चीजें आपको मैं ऊपर से बता दूं कि भाई यहाँ पे ना ब्लैक पीपल का मतलब होता है कि जो भाई खाली बुरे ही काम करता ही जाता है, चोरी करना, किसी को मारना, ये काम। व्हाइट पीपल जो होता है वो भाई फुल्ली अच्छा होता है, कोई गलत काम नहीं करता, भगवान को मानता है, पीस रहता है, मतलब अच्छे तरीके से रहता है। तो भाई ऐसा कोई सा व्यक्ति नहीं होगा जो खाली क्राइम ही करता हो या पूरा ही अच्छा हो। ऑब्वियसली बात है, कोई कोई दो मतलब मिक्स होगा, छोटा मोटा दोनों में मिक्स होगा। इसलिए यहाँ पे ग्रे कैरेक्टर्स किया गया है कि भाई कोई भी बंदा फुल्ली या तो क्रिमिनल नहीं होगा या फुल्ली अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इस पे कुछ अब बेस पे मैं आंसर आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है, तो आपको काफी अच्छे तरीके से मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इन द थीफ स्टोरी द कैरेक्टर ऑफ द थीफ हरीश चंद्र एंड द नरेटर आर नॉट एंटायरली गुड और बैड। कहा गया है बच्चों कि जो हमने थीफ स्टोरी पढ़ा, जो भाई कैरेक्टर बताता है किस चीज का, चोर का कैरेक्टर जो कि हरीश चंद्र था, और नरेटर था वो भाई ना तो चोर था, ना तो अच्छा था, ना तो ज्यादा बुरा था, मतलब पूरा ही ना तो बुरा था ना तो अच्छा था। कौन? नरेटर और हरीश चंद्र दोनों। मेकिंग देम ग्रे कैरेक्टर्स which is adds depth to their personalities. The thief, though initially depicted as a dishonest and deceptive person, अब बोला गया बच्चों कि जो थीफ के बारे में हमने पढ़ा उसके स्टार्टिंग में क्या बोला गया कि भाई ये डिसऑनेस्ट है, ये दयालु बिल्कुल नहीं है, मतलब लॉयल बंदा बिल्कुल नहीं है, डिसेप्टिव पर्सन है, चोर आदमी है, हैज अ कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड। एक भाई उसका जो बैकग्राउंड है ना वो बड़ा ऐसा ही है, बेकार बैकग्राउंड है, कॉम्प्लेक्स जटिल बैकग्राउंड है। ही डज नॉट हैव एंड इनहेरेंटली इविल नेचर। अब भाई वो उसके ना फैमिली से ऐसा नहीं मिला था कि वो भाई इविल ही है, वो ऐसा ही है, चोर बंदा है, वो ऐसा नहीं है। बट इंस्टेड हिज सर्कमस्टेंसेस पुश हिम टू कमिट थेफ्ट। लेकिन उसके जो रीजंस थे ना बच्चों ऐसे बन गए थे कि उसको चोर बनाने के, उसको चोरी करनी ही पड़ी, क्योंकि रीजन ही ऐसे थे। व्हेन ही मीट्स द नरेटर ही ट्राइज टू टीच हिम अ लेसन अबाउट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। लेकिन जब वो नरेटर से मिलता है तो सोचता है वो कि अब मैं इसको बताता हूँ कि भाई ऑनेस्टी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है। ही फील्स गिल्टी फॉर हिज एक्शंस एंड इवेंचुअली डिसाइड टू चेंज। अब भाई जो हरिश्चंद्र चोर होता है वो बोलता है कि यार मैं फील करता हूँ कि मैं पापी हूँ, जो मैंने चीजें की हैं वो गलत है, अब मुझे चेंज होना ही पड़ेगा। कौन? भाई जो नरेटर होता है, अनिल होता है, वो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब उसकी जो बातचीत होती है ना उसकी काफी ज्यादा ना इन्फ्लुएंस करने वाली होती है, ऐसा कह सकते हैं। द नरेटर टू इज नॉट जस्ट अ विक्टिम बट अ पर्सन हु इज विलिंग टू ट्रस्ट एंड गिव अ सेकंड चांस टू द थीफ। लेकिन जो नरेटर होता है ना वो भाई विक्टिम नहीं होता, लेकिन वो चाहता है, वो ट्रस्ट करता है उस पर कि यार एक सेकंड चांस इसको मिलना चाहिए, क्योंकि यार ये थीफ है, इसको एक चांस मिलना चाहिए, क्योंकि भाई जो बंदा है उसको भाई वो चोर बचपन से नहीं था, वो चीजें उसकी हालात ऐसे थे कि उसको चोर बनाया गया। Reflecting his own understanding of human nature and morality. This complexity in the characters helps create a more relatable and human narrative, as it acknowledges the imperfectness in every individual. अब बोला गया
कि जो भाई ये कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी बताई गई, ये भाई बहुत रिलेटिव है ह्यूमन नैरेटिव से। तो भाई यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि यार इनपरफेक्शन हर बंदे में होता है, मतलब कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ फिक्शन राइटर्स ऑफन प्रेफर क्रिएटिंग सच ग्रे कैरेक्टर्स, इसीलिए जो फिक्शन राइटर होते हैं भाई वो ग्रे कैरेक्टर करते हैं। क्यों? क्योंकि दे रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड वेयर पीपल आर नाइदर प्योरली गुड और प्योरली बैड। जहाँ पीपल जो होते हैं ना तो प्योरली गुड होंगे ना तो प्योरली बैड होंगे, ठीक है। इसलिए जो फिक्शन राइटर्स होते हैं वो ग्रे कैरेक्टर्स को लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहां से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इवेलुएट हाउ मटिल्डास कैरेक्टर इन नेकलेस इज ग्रीडी, prideful in vain. Also, how is she oblivious to fact that her greed and deception are what finally sealed her fate? कहा गया भाई हमें बताना है कि जो द नेकलेस चैप्टर है उसमें जो मटिल्डा थी वो ग्रीडी थी, भाई ग्रीडी थी, आपको पता ही है। और भाई क्या ऐसी चीज हुई थी उसके साथ कि भाई उसको जो उसका जो सोचना था ना उसको पूरा ही चेंज कर दिया था। तो लिखेंगे इन द नेकलेस मटिल्डा इज पोर्ट्रेड एज ग्रीडी, प्राइडफुल एंड वेन। अब भाई इसका हमें आंसर बताना है, तो बोलेंगे बच्चों हम जो मटिल्डा थी उसको लालची बताया गया, स्वार्थी बताया गया और एक व्यर्थ औरत बताया गया कि भाई जिसका कोई वैल्यू नहीं होगा वो बताया गया, ठीक है। क्यों? शी इज डिससेटिस्फाइड विद हर मोडेस्ट लाइफ एंड ड्रीम्स ऑफ लग्जरी एंड वेल्थ। क्योंकि भाई वो सेटिस्फाइड नहीं थी। क्यों भाई? जो उसकी लाइफ जो भाई मामूली प्यारी सी लाइफ चल रही थी उससे वो खुश नहीं थी, उसको भाई लग्जरी चाहिए था, पैसे चाहिए थे बहुत ज्यादा। When invited to a party, जब उसको एक पार्टी में बुलाया जाता है, she feels embarrassed about her appearance and borrows a beautiful necklace to appear more glamorous। अब भाई जब उसको एक महंगे पार्टी में बुलाया जाता है तो वो भाई अपने आप को ना फील करती है कि यार बहुत मुझे शर्म आ रही है क्योंकि जो मेरा अपीयरेंस है ना वो काफ़ी ख़राब है। चलो मैं ड्रेस तो अच्छे खरीद नहीं सकती या ड्रेस से कोई पता नहीं कर पाएगा, लेकिन सारे लोग ना वहाँ नेकलेस पहन के आते हैं, तो मैं भाई एक ऐसे नेकलेस उधार लाऊंगी जो भाई बहुत महंगा होगा, ठीक है। तो वो लेके आती है और भाई वो सच में बहुत ग्लैमरस लगती है, नेकलेस भी काफ़ी अच्छा लगता है। हर ग्रीड फॉर स्टेटस लेट्स हर टू वियर द नेकलेस विदाउट कंसिडरिंग इट्स वैल्यू। अब भाई उसकी जो लालच इतनी बढ़ चुकी थी लोगों को दिखाना एक तरीके से कि मैं कितनी लग्जरियस लाइफ जीती हूँ, वो भाई इतना आगे मतलब चला गया था क्योंकि भाई उसने नेकलेस का प्राइस सोचा ही नहीं था कि कितना हो सकता है, कि अगर ये नेकलेस खो जाता है तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं आफ्टर लूजिंग इट। अब भाई पार्टी में क्या होता है, एक चोर आता है और इसके नेकलेस चोरी करके चले जाता है या फिर इसका खो जाता है। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड वर्क टायरलेसली फॉर ईयर्स टू रिप्लेस इट। अब भाई जो मटिल्डा उसके पति होता है ना, जो भाई बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, वो 10 साल, यहाँ पर क्या ईयर्स बोला है ना बच्चों, ये 10 साल तक मेहनत करते हैं, काम करते हैं सुबह शाम एक नेकलेस के पैसे को पूरा करने में, ओनली टू डिस्कवर दैट द नेकलेस वॉज फेक। लेकिन जब 10 साल हो जाता है तब उनको चलता है पता कि जिसके लिए हम पैसा जमा कर रहे थे 10 सालों से वो नेकलेस फेक था। मटिल्डा's lack of contentment and her deceptive actions sealed her fate। अब भाई इसके वजह से क्या क्या होता है कि वो अपनी जिंदगी खराब कर लेती है। As her greed and pride cause her to live in hardship, ultimately teaching a harsh lesson about the consequences of vanity and deception। तो बच्चों ये थी हमारी पूरी वीडियो जहां मैंने आपको एक से लेके लास्ट क्वेश्चन तक A to Z सब कुछ बता दिया था। इसके बाद बच्चों मैं आपको एक और पेपर करवाऊंगा, इसके बाद और पेपर कराऊंगा, उसके बाद और पेपर कराऊंगा। हमारी ये पेपर्स की वीडियो चलती रहेगी, सब सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा, बहुत मजा आने वाला है। इस जर्नी में अगर आप शामिल हो चुके हो तो शामिल ही रहना, क्योंकि उसके बाद साइंस का पेपर है, संस्कृत का है, हिंदी का है और SST का है। सबके मैं आपको लगभग 5 से 10 सैंपल पेपर करवाने वाला हूं। तो चलो इस जर्नी में बच्चों हम हाथ मिलाते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप सीखोगे और अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे। बस मुझे आपका सब्सक्राइब चाहिए और एक लाइक चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए। चलो बच्चों एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना।